तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आई थिंक टॉपिक का नाम क्या बेटा? ग्रोथ रेट्स। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है, वो एक बार रिवीजन कर लीजिए थोड़ा सा जल्दी से। पहले पढ़ लिया हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशंस। ग्रोथ में मैंने पढ़ाया था इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी, ऑर्गन, टिश्यू एंड सेल, या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ, ये पढ़ा रखा मैंने, ठीक है। फिर मैंने बोला था ग्रोथ में अगर जुड़ जाए डिफरेंशिएशन, क्या जुड़ जाए तो हो जाता है डेवलपमेंट। दो एग्जांपल पढ़ाए थे, एम्ब्रियोजेनेसिस, सीड जर्मिनेशन पढ़ाया था। फिर एक हेडिंग पढ़ाई थी, ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। मैंने कहा था जितनी भी ग्रोथ ओपन है, कैसी है वो कैसी रहेंगी? इनडिटर्मिनेट। उन्हें डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो कब तक होंगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर मैंने बोला था ग्रोथ इज मेजरेबल। क्या हम उसे मेजर कर सकते हैं? डायरेक्ट मेजरमेंट है कि इनडायरेक्ट? और इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए हम लोगों ने एक मशीन देखी थी, और उसमें लेंथ, साइज, हाइट, ये पढ़ा था। फिर इसके बाद पढ़ा था फेजेस ऑफ ग्रोथ। कौन सा? फेजेस ऑफ ग्रोथ में हम लोगों ने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक फेज, इलांगेशन फेज, पक्का। फिर मैंने बताया था कैसे रूट नीचे की तरफ ग्रो कर रही है, लेकिन मैच्योरेशन टिश्यूज ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो एरो ऊपर की तरफ आते हैं, याद है आपको? अच्छा, वो पढ़ाने के बाद आज हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रोथ रेट्स। बहुत आसान है, इतनी जगह से पढ़ रहे हो। व्हेनेवर देयर इज अ रेट, रेट शब्द जब भी मिला जाए, इट इज डिस्क्राइब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो अगर मुझे ग्रोथ रेट डिफाइन करना होगा तो मैं बोलूंगा ग्रोथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। It is growth with respect to time. It is known as growth rates. One thing more, ग्रोथ को डिफाइन करने का कोई डायरेक्ट तरीका है नहीं, और मेरे पास क्या है? इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट ग्रोथ कैन बी चेंज इन लेंथ, चेंज इन एरिया, यस और नो, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन नंबर। सुना है ना? तो भाई ग्रोथ को डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, तो हम कैसे पढ़ सकते हैं? चेंज इन लेंथ। व्हाट इज डेल्टा एल? डेल्टा ए, पक्का। अब जरा इसको इस डेफिनेशन में चेंज करो। व्हाट इज ग्रोथ? इट इज चेंज इन लेंथ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इफ वी आर कंसिडरिंग लेंथ, इट इज चेंज इन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन with respect to time, change in number with respect. So growth can be anything that जो हम लोग indirect नाप रहे थे, क्या क्या नाप रहे थे? ड्राई वेट, फ्रेश वेट नाप रहे थे, ड्राई वेट नाप रहे थे, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, साइज, नंबर, सरफेस एरिया। तो ग्रोथ नापने का कोई एक तरीका एक है कि बहुत सारे? तो हम ग्रोथ को लंबाई से नाप सकते हैं। तो कल को मुझे बोला जाए व्हाट इज ग्रोथ, तो मैं कहूंगा ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू, और मैं यूं भी बोल सकता हूं इट शुड बी, इट मे बी चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये ग्रोथ रेट है भाई, चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर मेरा मन इससे नहीं बन रहा है, ठीक है, तो आप किससे लोगे? एरिया। तो व्हाट विल द ग्रोथ रेट? चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सर वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सर नंबर, चेंज इन नंबर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सर ड्राई वेट, चेंज इन ड्राई वेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सर फ्रेश वेट, चेंज इन फ्रेश वेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एनी पैरामीटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज नोन एज ग्रोथ रेट। It is denoted by R, denoted by R, small r, R.
इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। एंड नेचुरल ग्रोथ में ग्रोथ रेट कैन बी ऑफ टू टाइप। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। नेचुरल ग्रोथ रेट्स में ग्रोथ रेट हमेशा दो प्रकार के डिफाइन किए गए हैं। वन इज नोन एज अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, और दूसरा है जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। तो मैं आपसे बोलूं कि नेचुरल प्लांट में जो ग्रोथ रेट है, पहले उसकी डेफिनेशन बताओ फिर उसके टाइप बताओ। आप लोग मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, आसान है। व्हाट इज ग्रोथ रेट? पहले तो ये डेफिनेशन बोलो, ये बोलोगे तो आपसे सही। इट इज अ ग्रोथ विथ रेस्पेक्ट। तो सर ग्रोथ को डिफाइन करने के तरीके एक है कि बहुत सारे। इट में भी चेंज इन लेंथ, चेंज इन एरिया, चेंज इन वॉल्यूम, नंबर, चेंज इन ड्राई वेट, चेंज इन फ्रेश वेट, चेंज इन साइज। सो व्हाट शुड बी द ग्रोथ रेट? इट शुड बी द change in length per unit time, change in area per unit time, change in volume per unit time, change in number per unit। तो R can be anything। जो पैरामीटर लोगे वही पैरामीटर में R डिफाइन हो जाएगा। अगर नंबर में लोगे तो R, साइज में लोगे तो, एरिया में लोगे तो, वॉल्यूम में लोगे तो। खैर कितने प्रकार का? एक कौन सा? दूसरा एक है अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, दूसरा जियोमेट्रिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन अबाउट द अर्थमेटिक ग्रोथ रेट। हटा दूं इसे? मैं दोनों ही ग्रोथ रेट एक साथ डिफाइन कर देना चाहता हूं। मैंने दो पार्ट में आपके बोर्ड को अलग अलग कर दिया। सबसे पहले अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, व्हाट इट मींस, ये कैसे डिफाइन होता है। अर्थमेटिक ग्रोथ रेट में मैं मेरिस्टेमेटिक और मैचुरेशन को साथ साथ प्रोसेस मानता हूं। लिखना छोड़ो और ध्यान से बताओ कितनी फेजेस थी? जब तक सेल डिवीजन है, जब नहीं है, जब मैचुरेशन हो गया, जब आप परमानेंट हो गए, मैचुरेशन। उन्होंने कहा कि सर ये सिंपल तरीका है अगर आप सीखना चाहो तो। मैंने कहा सिखाइए भाई। बोले सर एक सेल थी, देयर वाज अ वन सेल, सिंगल सेल, दिस वाज वन सिंगल सेल, इट वाज द मेरिस्टेमेटिक सेल। एम का मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल। इट डिवाइड बाय माइटोसिस। किसके द्वारा? याद रखना ग्रोथ के लिए होने वाले सारे डिवीजन किसके लिए ऐसे होते हैं? माइटोसिस। कोई भी ग्रोथ मियोसिस से नहीं होती। जब भी ग्रोथ होगी और ग्रोथ का डिवीजन मांगा जाए, आप क्या बोलोगे? माइटोसिस। और माइटोसिस में एक सेल से कितनी सेल बनी? दो बनी। सर दो बन गई, ठीक है। अब जैसे ही दो सेल बनी, उनमें से एक हो गई परमानेंट। कैसी हो गई? मतलब ये मेरिस्टेमेटिक हुई कि बेटा मैच्योर हो गई। तीन जोन थी, मेरिस्टेमेटिक, इलांगेशन, मैचुरेशन। इट बिकम मैच्योर। यानी एक का मतलब है एक की 50%। अगर 100 होती तो 50। यू गॉट माय पॉइंट? हम ऐसा मान के चल रहे, फिलहाल तो एक से लेके चल रहे। अब जो मैच्योर हो गई उनमें से बची एक, ये फिर से क्या करी? डिवाइड। कितनी सेल बनाई? दो। उसका 50% मैच्योर। क्या ये मर गई? ये अभी तक है। अगर ये है तो ये ऑलरेडी थी और इसने डिवाइड करके कितना बना दिया? दो। तो पहले कितनी सेल थी? एक। फिर कितनी हुई? दो। फिर तीन। अब ये मैच्योर है। डिवाइड। ये मैच्योर है। डिवाइड। अच्छा ये मैच्योर है, मैथमेटिक है। डिवाइड करिए, कर दिया। कितनी सेल बनाई? दो। इनमें से फिर से एक हो गई मैच्योर। ये मेरिस्टेमेटिक। पक्का? ये ऑलरेडी थी। यस और नो? मरी नहीं है। और ये भी थी। यस। अब बताओ टोटल कितनी? 4। हाँ, अब बताओ ये डिवाइड, ये डिवाइड, ये डिवाइड, ये ओके। अगर ये डिवाइड करेंगे तो इसने डिवाइड किया,
कितनी सेल बनाई? दो बना दी। बताओ मेरिस्मेटिक की मैच्योर, ये मेरिस्मेटिक की मैच्योर, ये मैच्योर हो गई, ये ऑलरेडी है, यस और नो, ये भी है, ये भी है और ये भी है। बताओ क्या होगा? 5, आगे डिवाइड करेगी तो 6। पक्का? नो डाउट आप प्रोपेगेशन नहीं जानते क्योंकि आपने मैथ्स नहीं पढ़ी, बट दिस प्रोपेगेशन इज लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड सो। जब भी प्रोपेगेशन यूनिटरी होते हैं, कैसे होते हैं? यूनिटरी, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। कितना? एक। ऐसे प्रोपेगेशन को हम लोग अर्थमेटिक प्रोपेगेशन बोलते हैं। ये मैथ की बात है, गणित की बात है। बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो तो कई बार आप नहीं समझते व्हाट इज प्रोपेगेशन। When you propagate with the unitary method, it is known as arithmetic propagation. What it means? कल को आप यहां पर 1 की बजाय 100 से चालू करते, किससे? तो यहां पर होता है 101, 102, 103, 104, 105 एंड सो ऑन, 106। अगर इसके बढ़ने का रेट पर सेल 1 है तो अर्थमेटिक। ओके। अगर सर आप 1000 से शुरू करते तब क्या होता? तब होता है 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 एंड सो ऑन। हर बार डिफरेंस कितने का आता? 1 का। और व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपेगेशन, टू कॉन्टिन्यूअस, दो कॉन्टिन्यूअस संख्याओं में अगर अंतर केवल कितने का हो? 1, तो इस प्रोपेगेशन को हम लोग क्या? अर्थमेटिक। और अर्थमेटिक प्रोपेगेशन को डिफाइन करने के लिए देयर इज इक्वेशन, एंड दैट इज नोन एज nt इज इक्वल टू n नॉट प्लस rt। व्हाट इज nt? नंबर एट द टाइम t। नंबर एट द टाइम t, मैं नंबर के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, बुक में लेंथ के हिसाब से लिखा है, बाद में देखेंगे। नंबर एट द टाइम, एट टाइम t, t टाइम पर आपका नंबर है, दैट इज nt। व्हाट इज n नॉट? इनिशियल नंबर, इनिशियल नंबर। व्हाट इज r? इट इज ग्रोथ रेट। इसी को पढ़ने आया हूं मैं, ग्रोथ रेट। और कैसा ग्रोथ रेट? ज्योमेट्रिक या अर्थमेटिक? एंड व्हाट इज t? टाइम। चलिए, बोर्ड इतनी जगह पे नहीं आ पाएगा, आगे बढ़ाएंगे, वो वाला पोर्शन भी यूज कर लेंगे। चलो, तो बताइए हमने क्या कहा? एक कोशिका थी, डिवाइड की, मियोसिस की माइटोसिस, 2 बनी, 2 में से एक मेरिस्मेटिक और एक परमानेंट। तो जो मैच्योर हो गई वो डिवाइड और वो मर जाएगी, वो रहेगी। और जो मेरिस्मेटिक है वो डिवाइड, वो फिर से 2 बनाएगी। प्रोपेगेशन कैसे चलेगा? 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 है। अगर 100 से चालू करते तो 101, 102, 100। अगर 1000 से, हर बार कितना बढ़ता? यानी कि 2 कॉन्टिन्यूअस संख्याओं के बीच में डिफरेंस 1। और जब भी ऐसा यूनिटरी मेथड आएगा प्रोपेगेशन, क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक प्रोपेगेशन। फिर से बोलो। बोलते हैं ऐसी ही प्रोपेगेशन ग्रोथ होती है इलोंगेशन जोन ऑफ रूट में। ये कौन सा जोन? हाँ, ये इलोंगेशन। कौन सी जोन? मेरिस्टेम। ये कौन सा? आप देख लिया करो मैं क्या पूछ रहा हूँ, वो मत बोला करो जो तुम बोल देते हो। बताओ इस जोन में कौन सा जोन है? इलोंगेशन। इलोंगेशन जोन में जो ग्रोथ रेट है वो अर्थमेटिक है। कैसा है? और यहां नंबर बढ़ रहा है कि लेंथ? हाँ, तो जो मैंने नंबर के लिए लगाया वो इक्वेशन लेंथ के लिए लग जाएगी। यस। तो बताओ क्या होगा? एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। व्हाट इज एल टी? It is not change in length. It is a length at time t. Length after time t. At time t या फिर after time t, वो जो time t तुमने ले लिया शुरुआत से। What is L naught? Initial length. What is R? Growth rate. What is T? Time. And now ये हो गई मैथ। अब इसकी बायोलॉजी फील करते हैं।
गमले में एक पौधा लगाया आपने, गमला समझते हैं, और उस पौधे में अभी बीज ही नहीं निकला था, बीज भी नहीं डाला था, पौधा लंबा होता जाएगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। आपने गमले में एक सीड डाला, सीड से अंकुरण करके एक पौधा निकला, और पौधे की लंबाई 1 इंच थी, मान लो 1 इंच। अब तुम चाहते हो कि पर डे कितना बढ़ रहा है, पर डे विथ रिस्पेक्ट टू, या पर वीक कितना बढ़ रहा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब आपने क्या किया कि 1 इंच का निशान लगा लिया कि ये भाई इनिशियल ग्रोथ है, हमने माना ये पौधा इनिशियल लंबाई वाला है। तो दिस विल बी L0। बोलो क्या नाम है? L0। यस और नो? पक्का? सर ये L0 हो गया। अब मैं टाइम के साथ इस पौधे को बड़ा होता देख रहा हूं, तो किस रेट से बढ़ रहा, किस आर से बढ़ रहा, उसका फार्मूला ये है कि मान लीजिए कि 1 हफ्ते के बाद ये 1 मीटर का हो गया, तो मेरे लिए फाइनल बेटा लेंथ क्या होगी? 1 मीटर। फिर से बोलो, 1 मीटर। इनिशियल क्या रही होगी? 1 इंच। क्या रही होगी? 1 इंच। और इंच को तुम सेंटीमीटर वगैरह में बदल लो या मीटर में बदल लो, और उसके बाद क्या रहा होगा? आर, वो निकाल रहे, और टाइम कितना? वीक। समझ गए? और इस तरीके से तुम्हें लगेगा कि आपको ग्रोथ रेट मिल जाएगा। लेकिन जब आप ऐसा करोगे तो आपके सामने एक इक्वेशन बनेगी, एंड दैट इक्वेशन विल बी y इक्वल टू c प्लस mx। अब मत पूछना कि सर ये क्या होता है, क्या ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है? नो सर। व्हाट इज y मीन्स? क्या ये y एक्सिस है? What is C means? Intercept on Y. Intercept on Y axis. Very good. बड़ी मदद की आपने। What is M? Slope. That is tan theta. Yes or no? What is X? X axis. X axis. और बोले अगर तुम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो तो Y की जगह LT, C की जगह M की जगह R, M की जगह और X की जगह E, यानी X एक्सिस पे अगर क्या हो और Y एक्सिस में क्या हो? लेंथ। तो अगर किसी ग्राफ में ये हटा दें, अगर किसी ग्राफ में X एक्सिस पर हो टाइम, क्या हो? और Y एक्सिस पे क्या हो? लेंथ। तो वो ओरिजिन से शुरू करने का मतलब है कि टाइम t इक्वल टू 0 में ग्रोथ 0 पॉसिबल, क्योंकि हमें ग्रोथ तभी देखनी है जब इनिशियल कोई ग्रोथ हो। तो बताओ ओरिजिन से चालू होगी कि इंटरसेप्ट? और क्या वो स्ट्रेट लाइन जाएगा? नो सर। तो बताइए इस ग्राफ में मैं आपसे पूछूंगा, ग्राफ बताइए, बताओ ये क्या होगा? LT की L0, ये क्या होगा? टाइम। क्या ये L होगा? और बताओ ये जो स्लोप होगी ये क्या होगा? R। पक्का? तो अगर मैं इस इक्वेशन में इसे मानूं तो ये व्हाट इट विल बी? LT इक्वल टू L0 प्लस RT। चलो सब कुछ डिफाइन करो। व्हाट विल बी द LT? लेंथ आफ्टर टाइम t। व्हाट इज L0? What is R? Arithmetic की ज्योमेट्रिक? Arithmetic. What is T? यानी ये ग्रोथ लीनियर ग्रोथ होगी, पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर ग्रोथ ही होगी। अगर ये 1 घंटे में 1 मीटर बढ़ता होगा तो अगले 1 घंटे में 1 मीटर, अगले 1 और घंटे 1 मीटर, अगले 1 घंटे में 1 मीटर। नहीं आया? यानी पर घंटे इसकी ग्रोथ यूनिटरी होगी। क्या होगी? यूनिटरी। अगर बेटा तुमने ये 1 इंच से चालू किया और अगर 1 घंटे में 1 मीटर बढ़ता है, लेट सपोज 1 घंटे में बढ़ता, तो बताओ 3 घंटे बाद क्या होगा? 3 मीटर 1 इंच। पर अगर मान लीजिए तुमने इसको 1 मीटर से चालू किया, किससे किया? तब भी 3 मीटर ही बढ़ेगा 3 घंटे में। पक्का? 1 इंच से चालू किया तब भी 3 मीटर, और 1 इंच से चालू किया तब भी 3 मीटर, क्योंकि इसकी 1 घंटे में बढ़ने की कितनी रेट है? 1। और ऐसी ग्रोथ कैसी कहलाएगी?
जब तक मैं कंपेयर नहीं करूंगा आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए अभी फिलहाल के लिए इतना संभालो, फिर मैं दोनों को कंपेयर कर दूंगा, दोनों ग्रोथ रेट आपको समझा दूं। नहीं समझ पाए? बताओ, ये ग्रोथ रेट एक्सपोनेंशियल कहलाया कि लीनियर? और व्हाट इज एम? दैट इज स्लोप। व्हाट इज एम? और स्लोप जो होता है वो tan थीटा होता है। क्या होता है? और यहां पर r इज स्लोप, r इज और स्लोप इज tan थीटा। और आपको tan थीटा निकालने के लिए क्या हुआ? चेंज इन लेंथ पर यूनिट टाइम। और यही तो मैं बोल रहा था, चेंज इन लेंथ पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू r। भूल गए आप? मैंने कहा था रेट को डिफाइन करने का कोई एक तरीका नहीं। अगर लेंथ में पैरामीटर लिया है तो इट इज चेंज इन लेंथ, एरिया लिया है तो चेंज इन एरिया, वॉल्यूम लिया है तो नंबर लिया है तो चेंज इन। तो व्हाट इज आर? चेंज इन लेंथ पर यूनिट टाइम। नहीं आया? आया? बताइए, अगर मैं 1 से चालू करता, 1 2 3 4, 100 से चालू करूं, 101 102 1000 से चालू करूं, 1001 1002, नो मैटर आप कितने से चालू करोगे बढ़ेगा। 1 से चालू करोगे तो 100 से, तो 1 लाख से, तो इनिशियल पे डिपेंड। तुम कितनी भी शुरुआत करो, कितने भी, 1 मीटर पौधे से चालू करो, 1 इंच से चालू करो, 1 घंटे में 1 मीटर बढ़ना है तो हर घंटे में 1 मीटर ही बढ़ेगा। सर ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि मैं इसे रिलेट ना कर दूं। फिलहाल दोनों को अलग अलग पढ़ लेते हैं, ये एक तरीका हो गया। ठीक, दूसरा तरीका सुनते हैं। आइए, दूसरा हमारे पास जो रेट है दैट इज नोन एज ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। इट इज नोन एज जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। और ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट को समझने का तरीका देखिए। बोलते मेरे पास एक सेल थी, दैट वाज द मेरिस्टेमेटिक। इट वाज अ मेरिस्टेमेटिक सेल। इट वाज अ मेरिस्टेमेटिक सेल। ये डिवाइड करी माइटोसिस से। मैंने कहा ग्रोथ के लिए हमेशा क्या होती है? माइटोसिस। और इसमें से कोई परमानेंट नहीं हुई, कोई भी परमानेंट। तो ये भी कैसी रही? ये भी किसी एक थी, 1 से कितनी हुई? 2। अब ये दोनों डिवाइड करेंगे, ये बनाएगी 2 और ये बनाएगी 2। यस, बताइए कितनी हो गई? 4। हाँ, अब ये डिवाइड करेंगे। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप क्या सुनना चाह रहे हैं या फिर आप क्या जानते हैं, बता पाओगे? प्रोपेगेशन में क्या होगा? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, आगे आगे 32। तो व्हाट इज प्रोपेगेशन बाय द वे? इट इज 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। मजे की बात क्या है कि अगर 1 से 2 होने में 1 घंटा लगा है, तो 2 से 4 होने पर भी 1 घंटा, 4 से 8 होने पर 1 घंटा, 8 से 16 होने पर 1 घंटा और 16 से 32 होने पर भी 1 घंटा। यानी हर पर्टिकुलर टाइम में क्या? अपने अमाउंट का डबल, इनिशियल अमाउंट का डबल। अमाउंट का डबल की इनिशियल अमाउंट। तो अगर आपने ये चालू किया होता 100 से, किससे? 100 से, तो अगली बार 200, अगली बार अगली बार और अगर आपने चालू किया होता 1000 से, 2000, 4000। अब जरा इसे कंपेयर करो, मुझे बताओ, कंपेयर करो जरा। यूनिटरी मेथड वाला जो ग्रोथ थी उसमें 1 से चालू करो तब भी 1 2, 100 से चालू करो 101 102। अगर बेटा 1000 से चालू करो 1001 1002, यानी बढ़ता कितना था? 1। यहाँ 1 बढ़ रहा कि इनिशियल का डबल? इनिशियल का डबल। और ऐसे प्रोपेगेशन जिसमें पर्टिकुलर टाइम है, किसमें?
पर्टिकुलर टाइम में चीजें अपने अमाउंट का डबल हो जाती हैं, उस प्रोपेगेशन को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोपेगेशन। दिस प्रोपेगेशन इज नोन एज ज्योमेट्रिक प्रोपेगेशन, और ज्योमेट्रिक प्रोपेगेशन और ऑल्सो नोन एज एक्सपोनेंशियल प्रोपेगेशन। और एक्सपोनेंशियल प्रोपेगेशन को डिफाइन करने के लिए वी हैव इक्वेशन नोन एज nt इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर rt। डिफाइन करते हैं nt एट नंबर एट टाइम t। अभी मैं नंबर के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहा हूं, नंबर एट टाइम t, एंड नॉट इट इज इनिशियल नंबर। E is natural log base और एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। नेचुरल लॉग का बेस है ये या फिर एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। व्हाट इज R? ग्रोथ रेट। बल्कि अब की बार ग्रोथ रेट जो है वो डिफरेंट है, वो था अर्थमेटिक, ये कैसा है? एंड दिस ग्रोथ रेट इज ऑल्सो नोन एज एफिशिएंसी इंडेक्स। एफिशिएंसी इंडेक्स। And what is t? Time. It is known as nt is equal to n naught e to the power rt। और बोल रहे कि सर ज्यादातर नेचुरल ग्रोथ ज्योमेट्रिक ग्रोथ प्रोपेगेशन, ज्योमेट्रिक प्रोपेगेशन फॉलो करती है और वो अपना साइज बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? लेंथ की साइज। साइज मतलब एरिया की वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम या फिर वेट, वॉल्यूम या फिर वेट। तो कहते हैं अगर मैं इसे वेट मान के चलूं, क्या मान के चलूं, तो सर क्या डेफिनेशन हो पाएगी, क्या इक्वेशन होगी? तो मैंने कहा वेट एट द टाइम t इज इक्वल टू w नॉट e टू द पावर rt। आपने देखा टाइम अपना गड़बड़ कर दिया। मैंने क्या कहा, जब लंबाई बढ़ रही होती इलॉन्गेशन जोन पे तो वो कौन सा फॉलो करती है? अर्थमेटिक। और जब आप बॉडी का साइज बढ़ा रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो? साइज मतलब वेट बढ़ रहा, वॉल्यूम बढ़ रहा। बॉडी का साइज बढ़ने का मतलब क्या बढ़ा? वेट और वॉल्यूम। तो जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो क्या आता है? Wt is equal to W naught e to the power RT। What is Wt? Weight at the time t. What is W naught? What is E? What is R? What is T? Yes. ये क्वेश्चन मैंने पहले कहाँ पढ़ाई? क्या पढ़ाई थी? लॉजिस्टिक ग्रोथ में बताया था। अच्छा, उसके पहले कौन सी ग्रोथ पढ़ी थी? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में नहीं पढ़ाई थी एक क्वेश्चन, लॉजिस्टिक में नहीं पढ़ाई थी। हमने कहा था कि ये क्वेश्चन दोबारा आएगी, उस दिन भी तुमने नहीं सुना, तो फिर और डंडा खाओ। तुम जैसे लोगों को नहीं छोड़ सकते, उठाओ डंडा। अब कोई बात तो नहीं सुन रहा, तुम लोग तो सुनो। करके आए जो होमवर्क दिया था? पक्का? आप बिल्कुल सुधर जाओ। जो होमवर्क दें, जितने लोगों पे अपना बस चल सकता उनसे कहेंगे, बाकी भाड़ में जाए। अब बता देना तकलीफ हो तो कि सर हम नहीं कर पाएंगे, तो तुमको भी आउट करें। तब मैंने कहा था कि अगर मैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट को कोई भी चेक न लगाऊं, क्या ना लगाऊं? चेक। तो मेरे पास ग्राफ में एक तरफ होगा वेट, क्या होगा? तो वेट की जगह नंबर ले लो। वेट की जगह क्या ले लो? क्योंकि मैंने इसे किससे डिफाइन किया? नंबर। और एक तरफ ले लो टाइम। बोलो क्या ले लो? और प्लीज ओरिजिन से शुरू। ओरिजिन का मतलब होता है जीरो। जीरो से ग्राफ शुरू, क्योंकि हमें इनिशियल कुछ लेना पड़ेगा। और ये ग्राफ बढ़ेगा जे। बोलो क्या बनेगा? जे।
इस ग्राफ को अगर मैं मैथमेटिकली ड्रॉ करूं ना बेटा, ये हमेशा जे आएगा, इसमें ऐसा आ ही नहीं सकता। इट इज ऑलवेज जे, क्योंकि ये कहता है कि शुरुआत में 1 से 2 होने में 1 घंटा लगा, 2 से 4 होने में 1 घंटा और लगा, 4 से 8 होने में 1 घंटा और लगा, यानी शुरुआत में 1 से लेकर 8 पहुंचने में 3 घंटे लग गए, और 8 से 16 पहुंचने में 1 घंटा, यानी अभी 8 बढ़े तो कितने घंटे में? 1 घंटे में, और पहले 8 बढ़े तो 3 घंटे में, यानी शुरुआती ग्रोथ स्लो और फिर फास्ट। समझ गए? तो जितना आगे बढ़ोगे, अभी देखो 4 घंटे में 16 लोग हुए, अभी 1 घंटे में कितने? 16, 16 से 32 जाने पर 16, इसका मतलब टाइम कम लगेगा, ग्रोथ ज्यादा, और हमेशा ग्राफ कैसा आएगा? जे से। फिर से बोलो। पर मैंने बोला था पढ़ाते वक्त वहां पर भी कि जे शेप ग्रोथ आर आइडियल। फिर से बोलो। क्योंकि जब भी कोई नेचुरल ग्रोथ होगी तो रिसोर्स मांगेगी। क्या मांगेगी? खाने के लिए खाना और रहने के लिए जगह। पौधा ग्रो करना चाहे तो ये दिन दूना रात चौगुना बढ़े, बिल्कुल सही है। आज 1 मीटर मिल रहा, कल 2 मीटर मिल रहा, परसों 8 मीटर मिल रहा, फिर 16, फिर 32, लेकिन उसको रहने के लिए जगह है, जमीन में घुसने के लिए क्या है? रेजिस्टेंस, और इसलिए उसको मिलते हैं रेजिस्टेंस। और हर जगह की एक कैपेसिटी होती, नाम है कैरिंग कैपेसिटी। फिर से बोलो। चित्रांश बाबू, अगर कैरिंग कैपेसिटी आ गई पिक्चर में, खड़े हो, अगर कैरिंग कैपेसिटी पिक्चर में आ गई तो यही जे शेप जो कर्व है ये 4 फेज से होकर गुजरेगा। चारों फेज के नाम बताओ, एकदम शांत रहो। अगर कैरिंग कैपेसिटी पिक्चर में आ गई, अगर के आ गया, व्हाट इज के? व्हाई के हैपन? अगर आपको याद हो के क्यों हैपन हुआ था, क्योंकि मैंने बोला था देयर मस्ट बी सम रेजिस्टेंस। ये बिटिया कैसा ग्राफ बना रही हो? ऐसे नहीं बनाते। ये वाला टाइम पैरा एक थोड़ा कम रखना पड़ेगा, फिर अचानक स्टीपर करना पड़ेगा। ये तुमने एस बना दिया, अरे पगलिया, ये किताब देख रही, उतार रही वही वाला। अभी हम पढ़ा नहीं पाए, हमने एस नहीं बनाया, तुम्हारा एस तैयार है। नाम क्या है? अच्छा, हम कहें तुम्हारा नाम कहीं सुनीता तो नहीं है? तो के बनाओ कंचन हो, तो कि तुम्हारा ग्राफ कुछ भी हो, हमारा के रहेगा। हाँ, मैंने कहा था अगर कहीं रेजिस्टेंस आ जाए, क्या हो जाए? रेजिस्टेंस। तो पहले होगा लैग, फिर एक्सीलरेशन, फिर डी एक्सीलरेशन, और फिर एसिम्प्टोट। याद आया? तो मैंने कहा था ग्राफ एक्चुअली लैग से ही जाएगा, एक्सीलरेशन पे जाएगा, लेकिन जैसे ही वो कैरिंग कैपेसिटी पाएगा डी एक्सीलरेट होगा और स्टेशनरी। तो मैंने कहा था इसे इन 3 ग्राफ में बनाने की बजाय मैंने कहा था इसे ऐसे बनाएंगे। बनाएंगे? अब बताओ, ये वाला फेज लैग, ये एक्सेलरेशन, ये डी एक्सेलरेशन, ये एसिम्प्टोट, इसका नाम एसिम्प्टोट। चित्रांश बाबू, जितने जल्दी धरातल पे उतर आओ उतना अच्छा है। जितने जल्दी। नहीं, मेरी बातें तो बड़ी खराब लगती है लोगों को, बैठ जाओ, लगती है। तो जो ग्राफ जे शेप था, कैसा? दैट बिकम एस। बोलो कैसा? एस। और ये जो एस ग्राफ आपकी बुक ने बनाया है, इट इज आइडियल और प्रैक्टिकल? तो इक्वेशन यही है, WT = W0 e to the power RT, but it will give 2 graph. One is J, another one is without resistance, J with resistance. और जब S शेप आएगा तो पहला फेज लैग, और दूसरा लॉग। फिर से बोलो। तीसरा स्टेशनरी। हालांकि मेरे बच्चे जानते हैं ये 3 नहीं है, 4 है। याद है? पहला लैग, एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन, एसिम्प्टोट। आपकी बुक में 3 ही दिए गए होंगे, लैग, लॉग, स्टेशनरी।
लेकिन बुक एक नहीं चलती एनसीईआरटी की, 2 चलती है। यही इक्वेशन जब आपको इकोलॉजी में पढ़ाते हैं तो बोलते हैं ये कौन सा है, लैग, फिर फेज ऑफ एक्सीलरेशन, फिर डी एक्सीलरेशन, फिर एसिम्प्टोट। तो बताओ ग्राफ की शक्ल जे है कि एस? और इस ग्राफ को उन्होंने क्या नाम दिया, सिग्मॉइड। फिर से बोलो, और ऐसा कहीं कोई अलग तरीके से मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, बात वही है। तो पहली फेज लैग, फिर स्टेशनरी। तो शुरुआत में ग्रोथ स्लो, फिर अचानक फास्ट, और फिर रुक जाए। अगर इसे देखना है तो अपने गेहूं के खेत में जाइए। आज तुमने सीड डाला, 15 दिन तक तो 4-5 दिन तक तो पता ही नहीं चल पा रहा अंकुरण निकल रहा कि नहीं निकल रहा। फिर 2-4 दिन के बाद अंकुरण दिखाई पड़ा, 15 दिन तक पौधा बहुत छोटा छोटा है। लगभग 1 महीना निकल गया, पौधा छोटा। अचानक अगले 1 महीने में पौधा लंबाई बहुत बढ़ाया, और फिर अगले 1 महीने में लंबाई मैक्सिमम लिया, 3 महीने तक आते आते उसी लंबाई पे रुक गया, फिर आगे बढ़ने वाला। तो पहली फेज, दूसरी, तीसरी स्टेशनरी, जिसको हम लोगों ने कितने तरीके से पढ़ा, 4। बोलो, एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन। और यहां पर जो आर है ये भी स्लोप है, और ये स्लोप है स्टीपर, एक्सपोनेंशियल, यानी चेंज इन वेट पर यूनिट टाइम। बहुत कम की बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, यानी टाइम बहुत कम। देखो इतना टाइम, केवल इतना टाइम, और ग्रोथ इतनी सारी, यहां से लेकर यहां तक, और टाइम इतना, ग्रोथ इतनी। पहले कम, ज्यादा टाइम में ग्रोथ कम, फिर उतने ही टाइम में ग्रोथ ज्यादा। बताओ क्या क्वेश्चन फॉलो करी, 1 2 3 4 के 1 2 4 8 16। अगर इसमें चेक ना लगे, क्या ना लगे, यानी रेजिस्टेंस ना लगे, तो ग्राफ क्या आएगा। और मैं यही क्वेश्चन बना दूंगा, आधे बोलोगे कि सर एनसीईआरटी में कहां दिया, फिर थप्पड़ मारेंगे दोनों बुक को जोड़ करके। मैं बोलूंगा इफ द प्लांट ग्रोथ इज आइडियल एंड फॉलो ज्योमेट्रिक प्रोपेगेशन, फॉलो व्हाट विल बी द शेप ऑफ ग्राफ। कितने अच्छे बच्चे, जैसे बोले सर प्लांट ग्रोथ में क्यों लिखा, वो तो इकोलॉजी में था। अरे इकोलॉजी इज नेचर, प्लांट इज नेचर। और मैंने बोला एनी नेचुरल ग्रोथ, क्या बोला, फॉलो हाउ मेनी प्रोपेगेशन, 2, 1 इज अर्थमेटिक, अर्थमेटिक प्रोपेगेशन इट इज 1 2 3 4, यूनिटरी और ज्योमेट्रिक 1 2। अब 1 घंटे में अगर 1 बढ़ना है तो 1 से चालू करोगे तब भी 1 घंटे में 1, 100 में 1, 100 से चालू करो तब भी 1, 1000 में 1। लेकिन अगर 1 घंटे में इनिशियल का डबल होना, किसका, फिर से बोलो, तो अगर 1 से चालू हुआ तो 2, 100 से तो, क्योंकि ये इनिशियल का डबल है। 100 से चालू हुआ तो 200, 1000 से तो, लाख से। लेकिन वही तुम देखो यूनिटरी ग्रोथ वो हमेशा 1 बढ़ाए। तुम चाहे 100 से चालू करो 1, 1000 से चालू करो 1, लाख से चालू करो 1। और इसीलिए ज्योमेट्रिक ग्रोथ प्रोपेगेशन दे आर ऑलवेज कॉल्ड एज रिलेटिव ग्रोथ रेट। इन्हें क्या बोलते हैं। और कई बार लोग पूछते हैं व्हाट इज रिलेटिव ग्रोथ रेट, द ग्रोथ रेट विच रिलेटेड विथ इनिशियल पैरामीटर। अगर इनिशियल 1 है तो 1 का हो जाएगा 2, 100 है तो 50 है तो 1000 है तो। और इसीलिए जो अपनी इनिशियल ग्रोथ का डबल होने लगे, दोज ग्रोथ आर नोन एज रिलेटिव ग्रोथ रेट। मैं जानता हूं ऐसे नहीं समझ में आता, इसीलिए मैं दोनों इक्वेशन आपके सामने बनाता हूं ग्राफ में, आप पकड़ लेना। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अब आप एक साथ पकड़ेंगे। इधर मैं लिख रहा हूं अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, इट इज अगेन आर, पर इन दोनों आर में डिफरेंस है। दूसरा है जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट, इट इज अगेन आर, और दोनों आर में एफिशिएंसी इंडेक्स कौन है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ओके चलिए दोनों को दिखाने का तरीका, स्टार्ट विथ
1 go with 2, 1 permanent, 2, 1 is permanent. Okay, propagation is 1 2 3 4 5 so on. यानी पर्टिकुलर टाइम, अगर ये टाइम 1 घंटे का तो 1 घंटे में 1 से, फिर अगले घंटे में 2 से, अगले घंटे में 3 से, टाइम वही रहेगा, ग्रोथ हमेशा यूनिटरी। इक्वेशन इज, ऐसे प्रोपेगेशन का नाम अर्थमेटिक प्रोपेगेशन। क्या इसकी मैथ बायोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, इसको मैथ में डिफाइन किया गया, एन टी इक्वल टू एन नॉट प्लस आर टी। अगर तुमने लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द रॉड कभी पढ़ा हो, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, कुछ नहीं आता तो। एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस डेल्टा एल डेल्टा टी कभी पढ़ा है? अगर मैं रॉड को टेम्परेचर दूं, रॉड लंबी होती है, इसका इक्वेशन नहीं जानते हो? व्हाट इज द इक्वेशन? अल्फा डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा टी? चेंज इन टाइम। व्हाट इज अल्फा? आई एम सॉरी, मैंने गलत चीज छेड़ दी, वो मेरा टॉपिक नहीं है, सॉरी। फिलहाल इधर आओ, एन टी इक्वल टू एन नॉट प्लस आर टी। व्हाट इज एन टी? नंबर एट द टाइम टी, एट टाइम टी। व्हाट इज एन नॉट? इनिशियल की फाइनल? इनिशियल। व्हाट इज आर? ग्रोथ रेट। व्हाट इज टी? बताइए, मैंने ऐसी ग्रोथ आपको कहां दिखाई? इलॉन्गेशन जोन। कौन सी जोन? इलॉन्गेशन। वहां नंबर पढ़ रहा कि लेंथ? तो इसी इक्वेशन को क्या पढ़ाया गया? एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। यस और नो? अब आपका इसका ग्राफ खींचेंगे, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। इसको y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से डिफाइन कर लीजिए। राजन तबीयत ठीक नहीं क्या बेटा? तो वैसे क्यों लेट जा रहे हो? ऐसा क्या तकलीफ हो गई? थोड़ा बैठो आराम से। 3 दिन से डायरिया है, फिर भी पढ़ाने आ गए, समझते हो? हाँ, ऐसे पकड़ के खड़े, चक्कर खा गिर गए तो तुम, सबसे ज्यादा डर में क्या, गिर गए तो टोपी निकल जाएगी। और कोई डर नहीं है। आज हम यही सोच रहे थे कि मान लो पढ़ाते पढ़ाते किसी दिन भाई कैल्शियम की कमी हो जाती है, इस डायरिया का, तो तुम समझो बड़ा से बड़ा हाथी जो होता है, 3 दिन के अंदर जो लूज मोशन आपको लूज करता है भाई साहब, लटके हैं। हमको इस बात का डर है, गिरे तो राजन देख रहे, अच्छा कहा है, खजाना है क्या? तो बताओ ये क्या है? टाइम। टाइम है, इधर क्या है? लेंथ। बताओ ये क्या है? एल नॉट। तो क्या इधर लेंथ बढ़ रही है? टाइम बढ़ रहा है? व्हाट इट इज? आर। ग्रोथ कैसी होगी? लीनियर। इसकी सबसे बढ़िया खूबी है जो मुझे लिखने में आती है, 1 2 3 4 100 101 102 1000 1001 1002। तुम किसी से भी शुरू करो, बढ़ेगा कितना? इनिशियल पे डिपेंड। 1 से चालू करोगे तब भी 1 बढ़ेगा, 100 से चालू करोगे तब भी 1, 1000 से चालू करोगे, अपने बढ़ने का रेट वो बढ़ाएगा घटाएगा नहीं। अभी देखो तुम, इस प्रोपेगेशन को मैं लिख रहा हूं यहां, जैसे यहां पर लिख रहा हूं मैं, वैसे ही हमें मालूम चला 1 सेल थी, 1 से 2 हुई, 2 से 4 हुई, आगे मैं नहीं बनाऊंगा, आपको मालूम है। बताओ क्या प्रोपेगेशन जाएगा? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 100। पक्का? बताओ इस प्रोपेगेशन को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोपेगेशन। और मैंने बोला ज्योमेट्रिक प्रोपेगेशन का दूसरा नाम क्या बताया? एक्सपोनेंशियल। हाँ, और तुम समझ लो, चाहे लॉजिस्टिक ग्रोथ हो और चाहे
both are the exponent geometric propagation, one with resistance, one without resistance. So both are exponential growth, दोनों की दोनों ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ही है। अगर दोनों की दोनों ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ही है तो इनका फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट लगेगा, nt इक्वल टू n नॉट e टू द पावर। एक्सपोनेंशियल आते ही एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट आ जाएगा। व्हाट इज e? एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। बोलो क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। फिर मैंने बोला कि पौधों में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहाँ मिलेगी, लेंथ में कि साइज में? हाँ, साइज। तो जो पौधे अपना ग्रोथ बढ़ाते हैं वो साइज में जब बढ़ाते हैं तो एक्सपोनेंशियल बढ़ाते हैं। तो साइज में वेट बढ़ता है तो मैंने बोला WT इक्वल टू W नॉट e टू द पावर। मैंने WE क्यों लिया? क्योंकि एनसीईआरटी ने W लिया है तो मैंने वेट ले लिया। अब मैंने कहा वेट और टाइम के बीच का एक ग्राफ बनाओ। मैंने बनाया और मैं जानता था जवाब लोग रट्टा वाला देंगे। मैंने कहा ओरिजिन से चालू करो। ओरिजिन से चालू करने का मतलब है तुम ये मान के चल रहे हो वेट 0 था तो पौधा था ही नहीं तो कैसे बढ़ जाएगा, तो कुछ तो मान के चलना पड़ेगा। फिर इधर क्या लिया मैंने? टाइम। मैंने कहा ग्राफ बनेगा जे से। लोगों ने कहा नहीं सर बुक में तो लिया है एस, आपने जे क्यों बनाया? मैंने कहा जे ही बनेगा। अगर मैं मैथ को सही मानूं, बायोलॉजी ना मानूं तो मैं मानूंगा कि इसमें कोई रेजिस्टेंस, और दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। शुरुआत में कैसे बढ़ेगा? स्लो। ये कैसी फेज होगी? लैग। लैग। फिर कैसी होगी? लॉग। पक्का? पर मैं जानता हूं दिस विल बी द आइडियल। बोलो क्या होगा? क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज ग्रोथ एक्सपोनेंशियल तो होगी बट एट अ सर्टेन लिमिट। उसके बाद आ जाती है कैरिंग कैपेसिटी। याद आया? उसके बाद अगर कैरिंग कैपेसिटी आ गई तो बेटा ग्रोथ कैसी होगी? पहली लैग, फिर एक्सीलरेशन और फिर डी एक्सीलरेशन और फिर ए से। तो मैंने जो पीला ग्राफ बनाया है क्या ये आइडियल है कि प्रैक्टिकल है? हाँ, प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल ग्राफ है। और जब आप प्रैक्टिकल ग्राफ के बारे में सोचोगे तब आपको लगेगा इक्वेशन इज द सेम। मे प्रोड्यूस जे, मे प्रोड्यूस एस, व्हेन प्रोड्यूस जे। आइडियल व्हेन देयर इज नो रेजिस्टेंस, एंड व्हेन प्रोड्यूस एस व्हेन वी कंसीडर इज रेजिस्टेंस। तो आपकी एनसीईआरटी ने बोला है पहली फेज लैग, दूसरी लॉ, तीसरी स्टेशन। तो इन्हीं एनसीईआरटी से कहो कि बहन आप दूसरी एनसीईआरटी में से 3 नहीं, कितनी फेज बोलते? 4। पहला लैग, एक्सीलरेशन। तो भैया यहां पर भी आर है और यहां पर भी आर है। दोनों आर सेम की अलग अलग? ये कैसा? अर्थमेटिक। ये कैसा? हाँ, इसी का नाम हमने क्या रखा? एफिशिएंसी इंडेक्स। वाई एफिशिएंसी इंडेक्स? क्योंकि हम प्रैक्टिकल बात मान के चल रहे हैं और प्रैक्टिकल बात ये है कि ग्रोथ हमेशा एक्सपोनेंशियल नहीं हो, कुछ दिन बाद डिपेंड करेगी कितने बढ़ रहे कितने घट रहे, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म का डिफरेंस, एंड दैट विल बी नोन एज एफिशिएंसी। अगर बढ़ता ही चला जाए तो ये एफिशिएंसी नहीं है, एक्सपोनेंशियल इंडेक्स हो जाएगा। व्हाई इट इज नोन एज एफिशिएंसी? क्योंकि कुछ देर के बाद ग्रोथ कम होने लगेगी और फिर क्या हो जाएगी? स्टेबल। अब कंपेयर करो, यहां चालू किया था 1 तो 1 बढ़ा था। अब यहां चालू करोगे 1 तो 1 पहले बढ़ा, 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 16 हुआ। अगर 100 चालू किया तो 200 हुआ, 400 हुआ, 800 हुआ, और 1000 से लिया तो 2000 हुआ, 4000 हुआ, 8000 हुआ। यानी आप अपने इनिशियल का क्या कर रहे हो? डबल। यहां पर भी इनिशियल, यहां इनिशियल का डबल। तो यहां तुम 1 से चालू हो तब भी 1, 100 से चालू हो तब भी 1, 1000 से चालू हो तब भी 1। पर यहां ऐसा 1 से चालू हुआ तो डबल, 100 से चालू हुआ तो 100 का डबल, 1000 से चालू हुआ तो 1000 का। एंड दैट्स व्हाई दिस आर इज आल्सो नोन एज रिलेटिव ग्रोथ रेट। फिर से बोलो, एंड व्हाई दिस इज नोन एज रिलेटिव ग्रोथ रेट? Because it can be related by their initial। बोलो किससे? इनिशियल। क्या इस ग्रोथ रेट को हम लोग इनिशियल से रिलेट कर पाएंगे? अगर इनिशियल 1 है
तो 2 होगा, 100 है तो 200 होगा, 1000 है तो 500 है तो 1000। तो अपनी इनिशियल का अब 2 पौधे रखो सामने, एक की लंबाई देख रहे हो और एक का साइज। जब तुम लंबाई देख रहे हो तो 1 घंटे में 1 मीटर बढ़ रहा मान लो, वैसे तुम बढ़ना बेवकूफी, 1 मीटर बढ़ेगा ही नहीं, मैं बोल रहा हूं 1 घंटे में 1 मीटर बढ़ रहा, तो अगले 1 घंटे में 1 मीटर, अगले 1 घंटे में तुम चाहे 10 मीटर से चालू किए हो चाहे 1 इंच से चालू किए, पक्का। लेकिन जब तुमने साइज देखी तो 1 घंटे में डबल हो रहा। तो अगर मान लीजिए कि वो 1 किलोग्राम का था तो 1 घंटे में 2 किलो, और कहीं वो 100 किलोग्राम का था, तो इसका मतलब साइज अपने इनिशियल का। तो दोनों ग्रोथ रेट एक ही जैसे कि अलग। यू गॉट माय पॉइंट? समझ में आया? और अगर आपको समझ में आ गया तो ये दोनों इक्वेशन है, और दोनों इक्वेशन आपकी बुक में दी गई है। इसमें कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। अच्छा, एक चीज बोले तो थोड़ा सा लीव दोगे? शाम की क्लासेस कुछ दिन ना करो, 2-3 दिन। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी। सुबह की क्लासेस के लिए लेकिन आना, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट करना है। हम लोग का उधर क्या वक्त चल रहा है? अब मेरी ठीक नहीं है हालत, मैं तुम्हें सही बताऊँ। एनवायरमेंटल इशू 2-3 दिन इस हफ्ते के अंदर अंदर मैं थोड़ा रिप्लेनिश कर लूंगा अपनी बॉडी को, तो ठीक हो जाएगा। मंडे से कर लें? हाँ, राजन तैयार है। हाँ, पूछेंगे क्या यार, तुम देख रहे हो? पूछेंगे। 4 लोगों ने हाथ उठाया, किससे पूछेंगे? अंधे के आगे रो, अपने नैना खो। और मैं इतना सीख गया हूं, इस क्लास में सबको साथ में लेकर के चलना नामुमकिन, इसलिए मैं वॉलंटरी लोग बुलाऊंगा। वॉलंटरी बुलाने का कारण है कि वो ग्रुप बनाऊंगा, फिर लोगों को बुरा लगेगा, पैसा हमसे भी लिया। चाहते कुछ केवल 10-15 लोगों को, उन्हीं को उठा उठा के पूछते हैं, उन्हीं से बस बात करते। और ये मैंने झेला है। मेरे टीचर क्या करते थे कि वो पर्टिकुलर कुछ लड़कों से ही क्वेश्चन पूछते थे, मुझसे पूछते नहीं थे। तो हम एक दिन खिसिया के उनके पास गए, हमारे गुरुदेव तो तुम जानते हो। हमने कहा पैसा तो हमसे भी लिया है, केवल यही लोग तुमको अच्छे लगते हैं। तब उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया कि अगर कभी आगे चल के तुम टीचर बने तो इस दर्द को समझ पाओगे। अब मैं दर्द समझ रहा हूं। मैं चाहता हूं पूरी क्लास चले, लेकिन पूरी क्लास नहीं चल सकती, बिकॉज ब्लैक मेंस लॉ ऑफ लिमिटेड। बताओ, क्लास का रेट किस पे डिपेंड करता है? जो सब पढ़ के आ रहा, जो बिल्कुल नहीं पढ़ के आ रहा। कितने लोगों ने नहीं पढ़ा? सब लोगों ने नहीं पढ़ा। कितने लोगों ने पढ़ा? 2 लोगों ने उठा दिया। तो बड़ा देख देख करके खुश हो रहे। आओ हटा दें। चलो, अगला टॉपिक है क्वांटिटेटिव कंपैरिजन ऑफ द ग्रोथ। अभी जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था, प्लीज टाइम मत देखें, बहुत टाइम है, 1 घंटा। ऐसा क्या तकलीफ है, समझ में नहीं आ रहा? अभी जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था दैट वाज द ग्रोथ और ग्रोथ रेट। अभी मैं आपको क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, क्वालिटेटिव की क्वांटिटेटिव, ये कोई हेडिंग नहीं है, एक पैराग्राफ। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ सिखाने जा रहा हूं। बोलते हैं अगर आप ग्रोथ देखने पे आ जाओ तो आपको 2 तरीके की ग्रोथ मिलेगी। वन इज नोन एज एब्सोल्यूट ग्रोथ, एब्सोल्यूट ग्रोथ, एंड द सेकेंड वन इज नोन एज रिलेटिव ग्रोथ। इसके पहले मैंने रिलेटिव ग्रोथ रेट बढ़ाया था, अभी ये रिलेटिव ग्रोथ है। तो अगर आप क्वांटिटेटिव कंपैरिजन कराने पे आ जाएं तो देयर इज अ 2 टाइप ऑफ ग्रोथ, वन इज नोन एज एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड अदर वन इज नोन एज रिलेटिव ग्रोथ। और उसको बताने के लिए उन्होंने 2 पत्तियां आपके सामने रखी है, अ लीफ ए एंड द लीफ बी।
पेज टर्न कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर बनी है। ये रही लीफ बी। और बोलते हैं लीफ का हमेशा जो ग्रोथ होती है वो सरफेस एरिया को देख करके होती है। तो चलिए अब हम लोग यहां बात करते हैं कि बोलते हैं कि सर इसका इनिशियल सरफेस एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था। इट वॉज द इनिशियल एरिया दैट इज ए नॉट मैंने 5 सेंटीमीटर। और दूसरे का उन्होंने बोला कि सर इसका ए नॉट को ए नॉट लिया है तो चलो इसको भी ए नॉट ले लें, ए डैश नॉट ले लें, या फिर बी वाले का ले लें। चलो इसका इनिशियल एरिया था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ दोनों में कौन बड़ी, ए वाली कि बी वाली? ऑब्वियस है, ये छोटी है ये बड़ी। अब बोलते हैं कि जो तुम्हारी ए वाली सेल थी, दिस सेल, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की थी और इसमें 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का और इंक्रीजमेंट हो गया, दैट इज डेल्टा ए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज डेल्टा ए? तो इनिशियल एरिया कितना था? 5 था। 5 में 5 जुड़ी तो ए टी इस कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको इसमें चेंज इन सरफेस एरिया कितना मिला? 5 सेंटीमीटर। बोले दूसरी लीफ भी लो, ले लेते हैं भाई। दूसरी लीफ में भी बोले कि सर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का इजाफा हुआ। बोले इसका डेल्टा ए भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका जो एटी हुआ इट इज 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर मुझे इन दोनों पत्तियों की एब्सोल्यूट ग्रोथ बताई जाए, एब्सोल्यूट ग्रोथ, तो मैं बोलूंगा वाकई में अपने कंट्रोल में ऐसे बेटा मुझे ख्याल आने लगे आजकल। मैं बोलना चाह रहा था लीफ का ली आ गया और बोलूंगी अरे शक मत करो अच्छा, इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी है? 5। डायरिया का इफेक्ट ब्रेन में भी पड़ता है। आई एम द मैं एक जीता जागता उदाहरण हूं। डायरिया का इफेक्ट ब्रेन में भी पड़ता है। ओके देखो भाई, तो इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी है? 5 से, और इसकी भी। तो कोई भी बोलेगा दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ इक्वल है। तुम भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ी हो और तुम भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ी, यानी तुम दोनों की ग्रोथ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एब्सोल्युटली हुई। लेकिन अगर मैं पूछने लगूं रिलेटिव ग्रोथ, कौन सा ग्रोथ? रिलेटिव ग्रोथ। रिलेटिव ग्रोथ इज ऑलवेज रिलेटेड विद द इनिशियल, रिलेटेड विद द इनिशियल, एकदम साफ। एंड दिस रिलेटिव ग्रोथ कैन बी कॉल्ड एज परसेंटेज ग्रोथ, अगर मुझे अपने आप को सही ढंग से समझाना है तो। अगर मैं अपने हिसाब से सही ढंग से समझना चाहता हूं तो इट इज नोन एज परसेंटेज ग्रोथ, एंड दैट कैन बी रिलेटेड विद द इनिशियल पैरामीटर। अब इनिशियल पैरामीटर से रिलेट करोगे तो परसेंटेज ग्रोथ हो सकती है। तो जो ए सेल थी, ए, उसका परसेंटेज ग्रोथ निकालते हैं। इट इज चेंज इन एरिया अपॉन इनिशियल एरिया इनटू 100, दैट्स इट। ये निकालो। जब मैं ये निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रो किया था, इनिशियल भी कितना था? 5।
तो मुझे मिलेगा 100% ग्रोथ। कैसी ग्रोथ? 100%। यानी छोटी वाली पत्ती में ग्रोथ कितनी हुई है? 100%। वही मैं बी वाला उठाऊंगा। जब मैं बी वाला उठाऊंगा, अगेन इट इज डेल्टा ए अपॉन ए नॉट इंटू 100। अब मैं उठाऊंगा तो बोलूंगा 5/50 इंटू 100। कितना परसेंट? 10%। मैं ये भी कर सकता था, लेकिन मुझे कॉम्प्लेक्स करना था। 5 दूनी 10 ताकि लगे कैलकुलेशन कर रहे। तो बताइए बी वाले में कितना ग्रोथ हुआ है? 10%। अगर मैं पूछने पे आ जाऊं कि दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ इक्वल क्या अनइक्वल? इक्वल। पर दोनों की रिलेटिव ग्रोथ, तो आपकी बुक आपसे पूछती, मैं नहीं पूछता हूं कि बताइए अगर रिलेटिव ग्रोथ पूछी जाए तो ज्यादा किसमें हुई? छोटी वाली पत्ती में कि बड़ी? छोटी। यानी छोटी वाली पत्ती की ग्रोथ रिलेटिवली कम है कि ज्यादा? वो अपने इनिशियल का क्या हो गई? डबल। और ये इनिशियल का 10%। यानी जो उसी पर्टिकुलर टाइम में अपने आप को डबल कर ले, क्या वो एक पर्टिकुलर टाइम में अपने आप को डबल करने वाला प्रोपेगेशन फॉलो कर रही है? एंड दैट प्रोपेगेशन इज 1 2 4 8 16 की 1 2 3 4। और अगर ये फॉलो कर रही है तो बताओ वो कौन सा? ज्योमेट्रिक। और ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट का नाम क्या था? रिलेटिव ग्रोथ। तो अगर वो तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी? इक्वल कि अनइक्वल? और दोनों की रिलेटिव ग्रोथ अनइक्वल। कौन ज्यादा बढ़ी? छोटी वाली ज्यादा बढ़ी। सिंपल है। समझ में आया? तो आपको समझ में आ गया कि जब भी क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करोगे तो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन में इनिशियल का रिलेट करोगे। अगर तुम इनिशियल का रिलेट कर पा रहे हो देन इट इज ग्रोथ, दिस ग्रोथ इज फाइन। अगर इनिशियल का रिलेट नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम परसेंटेज ग्रोथ के हिसाब से निकल रहे हो तो वो रिलेटिव ग्रोथ है। और अगर उसकी क्वांटिटी में देख रहे हो दोनों 5-5 तो एब्सोल्यूट ग्रोथ बराबर। और दोनों 5-5 होने के बावजूद भी एक 100% और एक 10%। तो आपको सच में सही ग्रोथ कौन सी पता होनी चाहिए? एब्सोल्यूट की रिलेटिव? रिलेटिव। रिलेटिव ग्रोथ इज द रियल ग्रोथ। आप अपने इनिशियल से कितना बढ़ गए। नहीं आया? आ गया। एक बंदे ने 5 रुपए लगाकर 5 रुपए कमाए, एक बंदे ने 50 रुपए लगाकर 5 रुपए कमाए। दोनों का लाभ बराबर है 5 रुपए का। कितने का? 5। पर एक का लाभ अपनी मूलधन से डबल है कि नहीं है? तो हम बोलेंगे किसका व्यापार अच्छा है? जिसने 5 रुपए लगा के 5 रुपए कमाए, 100% बेटा लाभ है। और जिसने 50 रुपए लगाकर 5 रुपए कमाए, 10% का लाभ है। तो परसेंटेज ग्रोथ आर द एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ है। रिलेटिव हटा दे। थैंक यू वेरी मच। हटा दे रहे। नाउ द कंडीशंस फॉर द ग्रोथ। एकदम शांत। Conditions for the growth are the factors. Conditions, they are the factors which are responsible for growth. और कुछ लोग इन्हें रट्टा मारते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि सर हम इसे करा के देख लेते हैं। मैंने कहा बेटा ये सीड लो, सूखा सीड, इस पे पानी डालो और फिर इसको अंकुरित होने दो और इसकी ग्रोथ देखो। और तुम देखो इसे इस ग्रोथ के दौरान किन किन चीजों की जरूरत हुई। तो तुम मुझे बताओ क्या क्या जरूरत हुई। तो वो बोलेगा सर पहली चीज तो वाटर है, दूसरा सर ऑक्सीजन, तीसरा सर न्यूट्रिएंट। बोलो क्या? अगर बेटा इस सीड में न्यूट्रिएंट ना होता, बताओ सीड ग्रो करता कि नहीं? अगर बेटा इस सॉइल में मिनरल ना होते, अरे
अगर इस सॉइल में मिनरल ना होते, बंजर भूमि होती, ग्रो करता कि नहीं करता? तो मिनरल न्यूट्रिएंट दो प्रकार के, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वाला पौधा खुद लिए बैठा है, इनऑर्गेनिक सॉइल्स। इसके अलावा आपको चाहिए लाइट, क्या चाहिए? लाइट। और चाहिए टेम्परेचर, बोलो क्या चाहिए? और बेटा चाहिए ग्रेविटी, क्या चाहिए? कुछ लोग बोलेंगे हैं ये क्या बात बोल रहे हो? यस, रूट हमेशा ग्रेविटी की तरफ और स्टेम हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट। पहले फैक्टर लिखो, बताओ कौन कौन से? वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, लाइट, टेम्परेचर। ये सारी कंडीशंस हैं जो आपके लिए ग्रोथ करके देंगी, जो आपको ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाएंगी। अगर आपको ग्रोथ करना है तो क्या क्या चाहिए? कंचन बेटा आप छोड़ दो, अब पत्ती देखना छोड़ दो, अब इधर देखो। अभी तक तुम पत्ती ही में पड़ी हो। बताओ कौन कौन से फैक्टर? वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, लाइट, टेम्परेचर। पक्का? आओ, वाटर ग्रोथ में कैसे मदद कर सकता है? तो सबसे पहले वाटर की महिमा, जल ही जीवन है, याद है? इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जीवन की उत्पत्ति कहां हुई? पानी में। हमारी कोशिकाओं में 70 to 90% वाटर ही है। 70 to 90% वाटर ही है। वाटर में ही सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हैं। अगर वाटर डालोगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी घटेगी कि बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। एंड नाउ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, अगर किसी कोशिका में पानी गया, पता नहीं, तो बताओ वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा? वाह मेरे बच्चों, वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा तो टर्जिडिटी घटेगी, और टर्जिडिटी बढ़ी तो सेल सिकुड़ेगी कि फैलेगी? सेल में आएंगे एक्सटेंशन, फिर से बोलो। और इस एक्सटेंशन को ऑक्युपाई करने के लिए वैक्यूल बनना चालू होगा। क्या? वैक्यूल साइज बढ़ाएगा। और जैसे जैसे वैक्यूल साइज बढ़ाएगा सेल होगी इलॉन्गेट। बोलो, इलॉन्गेशन वाली कोशिकाएं याद हैं? इलॉन्गेशन वाली कोशिकाओं में क्या चालू हो गया था? वैक्यूलेशन। और अगर कोई इलॉन्गेट हुआ तो ग्रोथ लंबाई में बढ़ेगी कि चौड़ाई में? लंबाई। बताओ कितनी फेजेस थी कोशिकाओं की? 3। वन इज मैरिज, दूसरा इलॉन्गेशन, तीसरा मैचुरेशन। तो बताओ कोशिकाएं इलॉन्गेट क्यों हो रही थी? क्योंकि वैक्यूल का साइज बढ़ रहा था। और वैक्यूल का साइज क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि एंडोऑस्मोसिस हो रही थी। क्या हो रही थी? एंडोऑस्मोसिस हो रही, तो पानी घट रहा था कि बढ़ रहा था? पानी अंदर ना आता, एंडोऑस्मोसिस ना होती, वैक्यूल का साइज ना बढ़ता, सेल लंबाई में नहीं बढ़ती, टर्जिडिटी नहीं बढ़ती। तो अगर आपको सेल इलॉन्गेट या इनलार्ज करनी है, वाटर की जरूरत है। तो बोले सर ऑक्सीजन की क्या जरूरत है? बोले पागलवा, अगर ऑक्सीजन ना होती तो रेस्पायरेशन होता? बताओ रेस्पायरेशन कितने प्रकार के? 2। एक कौन? एरोबिक, दूसरा और हाइयर प्लांट आर एनारोबिक, एरोबिक, एरोबिक। और अगर रेस्पायरेशन ना होता तो एटीपी ना बनता। भूल गए होंगे एटीपी बनते हैं? बनता है। एक ग्लूकोज से या तो 36 या तो 30, याद आया? और अगर फर्मेंटेशन हो गया तो 2। कुछ कैलकुलेशन याद है? कैलकुलेशन करके मजा आया था? और कोई भटकती आत्मा आ जाए तो सिखा दोगे? एक बार सिखा तो बताओ, अगर रेस्पायरेशन होगा तो क्या मिलेगी? एटीपी। और एटीपी से क्या मिलेगा? एनर्जी। और ये एनर्जी आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। यस। और न्यूट्रिएंट की महिमा कौन नहीं जानता? न्यूट्रिएंट 2 प्रकार के, एक मैक्रो और एक माइक्रो। कौन पीके मग से? का मैक्रो। पेकू मंजन मालिबोरो निकिल पोलो, याद है? बेनिफिशियल याद है? नाकाम कोशिश, सोडियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन, सेलेनियम। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट।
ये सब न्यूट्रिएंट चाहिए। फिर बोलते हैं सर लाइट, अरे यार लाइट ना हो, फोटोसिंथेसिस, फोटो पीरियोडिज्म, टेम्परेचर ना हो तो एंजाइम की एक्टिविटी ना, जर्मिनेशन, और ग्रेविटी डिफाइन करेगी कि रूट नीचे जाएगी, स्टेम। तो इतने फैक्टर रट्टा मार के बताओ। वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, लाइट, टेम्परेचर, पक्का? अच्छा बताओ हमारे चैप्टर का नाम क्या है? तो क्या हमें प्लांट में दो चीजें पढ़नी है? एक क्या? और अच्छा बिना बुक देखे बताओ, अगर ग्रोथ में क्या जोड़ दिया जाएगा, ग्रोथ में क्या जोड़ दिया जाएगा? डेवलपमेंट। तो क्या हो जाएगा? अगर मैं कहूँ ग्रोथ खत्म हो गई और डेवलपमेंट पढ़ना है, ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ना है, इनके बीच में डिफरेंस, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? डिफरेंस। बुक देखो, इससे बढ़िया तो किताब ही नहीं है, कोई किताब ही नहीं है। सौरभ बाबू कह रही भैया हमारे चैप्टर का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ग्रोथ में जब तक डिफरेंशिएशन ना जोड़ो तब तक डेवलपमेंट। तो ग्रोथ हमने अभी अभी खत्म कर दी है, खत्म हो गई ग्रोथ, और डेवलपमेंट पढ़ाना है तो उसके पहले क्या चाहिए? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए हमको चाहिए एनाटॉमी का नॉलेज, और एनाटॉमी हमको आती है, आती है? वो कह रहा सर पता नहीं आती कि नहीं आती। हाँ ना ब्लैक, हाँ एनाटॉमी आती है, पढ़े हो? ओके। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम बताओगे? प्राइमरी, ऐसे मैं पूछ रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, ऐसे ही पूछ रहा हूं। प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल? वेरी गुड। लेटरल मेरिस्टेम, तुमने एनाटॉमी मुझसे पढ़ी थी? एग्जाम इस साल नहीं देना, अगले साल देना है। अभी सुनने में आ रहा था कि एग्जाम साल में 2 बार होगा, और वो भी ऑनलाइन होगा। अभी पोखरियाल साहब कुछ बोले कि नहीं बोले? बैठो। अरे छोड़ो यार, अरे छोड़ो, बताओ ई का है? एपिकल मेरिस्टेम। बताओ ई का है? एपिकल मेरिस्टेम। बताओ ई का है? ये सब प्राइमरी मेरिस्टेम है। बचपन से प्रेजेंट है, बाद में आया है? बचपन से। क्या ये कभी एम्ब्रियोनल एक्सिस में हुआ करता था? अब ध्यान सुनना, इस प्राइमरी मेरिस्टेम का नेचर है कि वो सेल डिवीजन करेगा, और जैसे ही सेल डिवीजन करेगा न्यू सेल बनेगी, ब्रांड न्यू सेल। एकदम सही। अब इस नई सेल में मॉडिफिकेशन होंगे। क्या होंगे? मॉडिफिकेशन। थोड़ी हालत सही होती है, आपने पूरी क्लास को मारता है इस क्वेश्चन पे। क्या होगा? और ये मॉडिफिकेशन उसकी सेल में होते हैं। कहां पर होते हैं? सेल की वॉल में। कहां पर? और साइटोप्लाज्म में। किसमें? साइटोप्लाज्म। तो सेल वॉल और साइटोप्लाज्म में मॉडिफिकेशन होते हैं। तो एक नई सेल अभी अभी बनी है जो कि प्राइमरी मेरिस्टेम के सेल डिवीजन से बनी है। प्राइमरी मेरिस्टेम में सेल डिवीजन हुआ, और उस प्राइमरी मेरिस्टेम में सेल डिवीजन होने से एक नई सेल बनी, और उस नई सेल में मॉडिफिकेशन होने लगे। कहां कहां? और साइटोप्लाज्म में। कुछ मॉडिफिकेशन तुम्हें सुनाता हूं, सुनो पहले। वैक्यूल बनने लगा, मॉडिफिकेशन। सेल वॉल में डिपॉजिट होने लगा, मॉडिफिकेशन। तो सेकेंडरी डिपोजिशन इज मॉडिफिकेशन।
और उसकी वजह से ये कोशिका हो गई परमानेंट। कैसी हो गई? परमानेंट अगर हो गई तो बताओ इसने सेल डिवीजन चालू रखा कि बंद कर रहा? हाँ सर, सेल डिवीजन तो इसका हो गया स्टॉप, और सेल डिवीजन अगर स्टॉप हो गया तो ये परमानेंट हो गई और ये फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो गई। फंक्शनली क्या ये फंक्शन करने लगी? और फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो गई और सेल डिवीजन जारी रहा कि बंद हो गया? बंद। तो बताओ इन्हीं मॉडिफिकेशन का नाम क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएशन। हद हो गई सर, ये क्या पढ़ा दिया आपने? फिर से पढ़ाओ। डिफरेंशिएशन इज नोन एज एनी मॉडिफिकेशन, मेरे साथ बोलो, in the cell wall and in cytoplasm of newly formed cell, बोलो क्या? By primary meristem which specialize them for particular function, which specialize them for particular function। पूरा तो बुलवा ही लूंगा मैं, स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर फंक्शन and make them and cell division stop is known as differentiation। सर नहीं आया, फिर से बोलो। कोशिका की वाल में कोई भी बदलाव या उसके साइटोप्लाज्म में कोई भी बदलाव, इसको मारो गोली। कोशिका की वॉल में कोई बदलाव हो जाए या फिर उसके साइटोप्लाज्म में कोई बदलाव हो जाए जिससे कोशिका किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाए। क्या करने के लिए? पर्टिकुलर काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाए और परमानेंट हो जाए। क्या हो जाए? और सेल डिवीजन बंद कर दे। ऐसे बदलावों का नाम डिफरेंशिएशन। तहजीब कड़ी हो। टेल मी एनी फाइव परमानेंट टिश्यू। नेम देम। पढ़ना लिखना बंद, यही कर रही हो? जैसे जैसे एग्जाम आएगा वैसे वैसे पढ़ना लिखना बंद। पहले दो बताओ, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। बोलो पहला सिंपल में पैरेन्काइमा, दूसरा पॉलेन्काइमा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। सिंपल निपट लिए? सिंपल कितने प्रकार के? 2 3। बोलो कौन? पैरेन्काइमा, पॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स है कितने? 2। एक कौन? जाइलम कितने? 4। फ्लोएम कितने? 4। याद है? बोलो। वेसल। चलो बताते हैं। इट इज वेसल, ट्रैकी, इधर बोलो, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा, स्क्लेरन। अब सुनो इसको, कोई भी नई सेल पैरेन्काइमा बन जाए, ये क्या है? कोई भी नई सेल पॉलेन्काइमा बन जाए, क्या है? स्क्लेरेन्काइमा बन जाए। जाइलम का वेसल, ट्रैकीड, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, सीव ट्यूब, कुछ भी बन जाए, बस क्या करना बंद कर दे? सेल डिवीजन। और क्या हो जाए? स्पेशलाइज फॉर पर्टिकुलर। अभी तभी बैठा लूंगा जब तुम सबके फंक्शन बताओगे। पैरेन्काइमा के फंक्शन। चुप रहो। तुमने एनाटॉमी पढ़ी थी मुझसे कि नहीं? तो फिर क्यों डांट खा रही हो? नहीं पढ़ी? बैठो। हाँ मेघा जी खड़ी हुई है। हाँ बताएं। पैरेन्काइमा के फंक्शन। स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस,
चलो भाई, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन, बोलो। स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, सपोर्ट, वाटर एंड मिनरल, फूड एंड ऑर्गेनिक्स। यानी हर परमानेंट टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर फंक्शन। फर्स्ट थिंग, it is specialized for particular function. It is specialized, it will not perform cell division. अब जब आप घर जाओगे तो आपके घर में क्या क्वेश्चन मिलेगा एनसीईआरटी में? बोले डिफरेंशिएशन है किसी भी नई सेल का ट्रैकियरी एलिमेंट बन जाना। तो अब आपको लगेगा ट्रैकियरी एलिमेंट क्या भला है? ट्रैकियरी एलिमेंट का मतलब दो, या तो वेसल, फिर से बोलो, या तो ट्रैकी, बोथ आर ट्रैकियरी एलिमेंट। अब बताओ वेसल, बताओ लिविंग की डेड? हाँ, प्रोटोप्लाज्म है कि नहीं है? नहीं है। बताओ यहाँ सेकेंडरी डिपोजिशन है? बताओ लिग्निन है? सेलुलोज है? लिग्नोसेलुलोज, रिजिड की बेटा सॉफ्ट, रिजिड। साइटोप्लाज्म है कि नहीं है? नहीं है। तो क्या इसकी सेल वॉल में भी चेंज है? साइटोप्लाज्म में भी चेंज है। और वेसल लिविंग है कि डेड है? डेड। और क्या ये पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है? और क्या इसका सेल डिवीजन खत्म हो गया है? क्या ये डिफरेंशिएशन है? यस सर। जब घर जाओगे तो डिफरेंशिएशन ऐसे लिखा मिलेगा। डिफरेंशिएशन लिखेगा, डिफरेंशिएशन में कोई नई सेल जो होती है वो वेसल बन जाती है। अरे वेसल का है, पैरेनकाइमा बन गई तब भी डिफरेंशिएशन है, कोलेनकाइमा बन गई तब भी डिफरेंस, स्क्लेरेनकाइमा बन गई तब भी डिफरेंशिएशन, जाइलम बन गई तब भी डिफरेंशिएशन, फ्लोएम बन गई तब भी डिफरेंशिएशन। एनी हाउ आप कोई ऐसा मॉडिफिकेशन कर दे, कहां कर दे? या तो कहां कर दें? सेल वाला, या तो ताकि नई सेल डिवीजन करना भूल जाए और एक पर्टिकुलर फंक्शन करना चालू कर दे। वैसे तो नई सेल जो मेरिस्मेटिक सेल होती है उनको केवल एक ही काम आता है, सेल डिवीजन। पहले तो वो क्या भूलें, और डिवीजन भूलने के बाद क्या करने लगे? कोई पर्टिकुलर फंक्शन। पैरेनकाइमा का कोई पर्टिकुलर फंक्शन है? कोलेनकाइमा का, स्क्लेरेनकाइमा का, जाइलम का, फ्लोएम का। नई सेल का जाइलम बन जाना, इट इज डिफरेंशिएशन। नहीं है डिफरेंशिएशन। नई सेल का कोलेनकाइमा बन जाना, डिफरेंशिएशन। अब मुझे डेफिनेशन चाहिए, ये ऐसे लिखी रहेगी नहीं तो। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? एनी मॉडिफिकेशन या फिर चेंज, एनी चेंज इन सेल वॉल or cytoplasm of newly formed cell from primary meristem, which make them specialized for particular function and also make them permanent. make दिया? That is known as differentiation. अब ध्यान सुनो, कुछ डिफरेंशिएशन ऐसे हैं जो वापस कभी नहीं लौट सकते। जैसे तुम वेसल बन गए तो डेड हो गए, अब वापस नहीं लौट सकते। ट्रैकीड बन गए तो डेड हो गए, वापस नहीं लौट सकते। स्क्लेरेनकाइमा बन गए तो डेड हो गए, स्क्लेरेनकाइमा बन गए तो डेड हो गए। लेकिन देयर आर सम टिश्यूज व्हिच आर लिविंग बट परमानेंट। जैसे क्या? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा डेड है। कौन? पैरेनकाइमा। और उसमें भी उसमें भी गॉट इट? मैं एक डायग्राम का सहारा लूंगा। अगर तुम्हें एनाटॉमी थोड़ी सी याद होगी तो तुम काम कर जाओगे, नहीं तो तुम मरोगे। अगर ये स्टेम है और ये हम वेस्कुलर बंडल की बात कर रहे हैं, एकदम शांत रहिए। और ये वेस्कुलर कैम्बियम है। कैसी कैम्बियम है? वेस्कुलर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। जवाब चाहिए मुझे। ये था एपिडर्मिस, बोलो क्या? फिर हाइपोडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल। पक्का? एक बार फिर से बोलो, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल। अब बताओ पेरिसाइकल किसकी बनी? हाँ, तो ये जो टिश्यू है जो फ्लोएम के बीच में, ये क्या है? पैरेनकाइमा।
ये क्या है? ये सब पैरेन्काइमा है, और पैरेन्काइमा इस मेरिस्टेमेटिक की परमानेंट। क्या कभी कभी ये पैरेन्काइमा मेरिस्टेमेटिक होती है? ये इंट्राफेसिकुलर और ये इंटरफेसिकुलर, फिर इंटर, फिर इंट्रा, फिर इंट्रा, और एक रिंग बनती है। और या तो चले जाओ कॉर्टेक्स में, कहां पर? पूरा कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा का है? नो सर। और क्या यहाँ पर एक कैम्बियम है? हाँ बताओ, तो क्या कभी कभी परमानेंट टिश्यू भी मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं? यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा हो सकता है? नो सर, इट इज उल्टा ऑफ डिफरेंशिएशन इज रीडिफरेंशिएशन। पर भाइयों बहनों, डी डिफरेंशिएशन ऑलवेज प्रोड्यूस प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, सेकेंडरी। तो अब मैं लिखूंगा कि सम टाइम दीज पैरेन्काइमा और द परमानेंट टिश्यू दे विल परफॉर्म प्राइमरी मेरिस्टेम की सेकेंडरी में सेकेंडरी, और सेकेंडरी मेरिस्टेम का बन जाना इट इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन। बोलो व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन? नहीं, मजा नहीं आया। व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन? It is a conversion of permanent tissue into secondary meristematic tissue. प्राइमरी की सेकेंडरी। वरना डिफाइन नहीं कर पाओगे, कभी डिफाइन नहीं कर पाओगे। What is डी डिफरेंशिएशन? इट इज अ उल्टा ऑफ। अब मैं एक स्टेप में बताऊं तो मेरिस्टम से परमानेंट डिफरेंसेस और परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक डी डिफरेंस। मैं 3 बार नहीं पढ़ा पाऊंगा, एक बार में सुनो कि सर एक कल फिर पढ़ा दीजिएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। मैं पूछूं व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन? इट इज अ कन्वर्जन ऑफ परमानेंट टिश्यू इनटू मेरिस्टेमेटिक, एंड दीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर बिकॉज दे आर नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ। अगर जो चीज बर्थ से नहीं प्रेजेंट है वो प्राइमरी की सेकेंडरी। तो कोई पूछे व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन, बता पाओगे? डी डिफरेंशिएशन इज it is a conversion of permanent tissue into secondary meristematic tissue। तो जितनी भी प्राइमरी ग्रोथ है, एवरीवन हियर एंड आंसर, जितनी भी प्राइमरी ग्रोथ है, कैसी ग्रोथ? उसमें क्या चल रहे हैं? क्योंकि पहली बार चीजें लंबाई में बढ़ रही हैं, चौड़ाई में। तो ऑल द प्राइमरी ग्रोथ आर द एग्जांपल ऑफ, पक्का? एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉर कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम, फॉर्मेशन ऑफ कॉर कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम आर द एग्जांपल ऑफ डी डिफरेंशिएशन। कौन सा? डी डिफरेंशिएशन। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल हैं लाइक कॉर कैम्बियम। नो, व्हाई सेकेंडरी कॉर्टेक्स? सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज अ परमानेंट टिश्यू। हाँ, तो अभी तो वो नहीं बनाया ना मैंने, एकदम पकड़ लिया हो। तो अभी तुमको बोला गया कि कॉर कैम्बियम बन जाना और वेस्कुलर कैम्बियम बन जाना, अभी कैम्बियम तक पहुंचे हो केवल। समझ में आया? तो इट इज डी डिफरेंशिएशन की रीडिफरेंशिएशन। एंड नाउ अगेन हियर इट, एंड नाउ दिस सेकेंडरी मेरिस्टेम विल प्रोड्यूस न्यू सेल। अरे ये क्या प्रोड्यूस करेगी? न्यू सेल। दिस वाज द न्यू सेल, दिस इज बिकॉज इट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम, और इसका नेचर भी सेल डिवीजन का ही है। यस और नो? एंड नाउ इस न्यू सेल में फिर से क्या होंगे? मॉडिफिकेशन। कहां पर? साइटोप्लाज्म। और फिर से क्या बनेंगे? परमानेंट टिश्यू। फिर से बोलो। और फिर से क्या बनेंगे? पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम। और अब की बार बनेंगे किससे? किससे? कॉर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। तो लंबाई में कि चौड़ाई में? फिर से बोलो।
इसका मतलब ये जो डिफरेंशिएशन होगा ये डी डिफरेंशिएशन की रीडिफरेंशिएशन। So all the secondary growth are the example of all the primary growth, and all the lateral cambium, कौन सी? They are the example of D differences. अब सुनो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या क्या होता है, अब बताओ। सेकेंडरी जाइलम डी डिफरेंशिएशन, फिर से बोलो। सेकेंडरी फ्लोएम कॉर्क, सेकेंडरी कॉर्टेक्स रीडिफरेंशिएशन। सो व्हाट इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स जानवी जी? रीडिफरेंशिएशन। आपने क्वेश्चन -5 कर दिया है ना। केवल कान्हा जी के साथ डांस करने से कुछ नहीं होता। है कि नहीं शिखा? केवल डांस करने से कुछ नहीं होता। क्या कहते हो? थाईलैंड से यहां तक केवल डांस करने चली आए? हाय राम। बिटिया पापा की बड़ी उम्मीद है। हम लोग डांस करेंगे। कब करेंगे? कसम से तुम एक बार सेलेक्ट तो हो, फिर हम ऐसा लोट पोट के डांस करेंगे, नागिन डांस, एंड दैट विल गिव अ वैलिड रीजन। हम कहेंगे मुक्त हुए, वही मुक्ति मिलती है जैसे बिटिया का ब्याह कर देते हैं ना, वही मुक्ति मिलती है कि अब चलो झंझट छूटा, अब ना दिखाई पड़ोगे। आओगे तो होली दिवाली खिचड़ी छमाई कभी कभी आओगे बिल्ले। अब तुम लोग को जाना चाहिए, सेलेक्ट होकर के निकल लो, और यही नाचते रहोगे तो मेडिकल कॉलेज में कब नाचो? यही नहीं, मुझे बाबुल का देश। सो व्हाट इज रीडिफरेंशिएशन? एक बार बोलो, व्हाट इज रीडिफरेंशिएशन? इट इज any modification in cell wall and cytoplasm of newly formed cell from secondary meristem. If it is from, it is known as differentiation. And it is from secondary meristem and base. और हमारे सर होते तो हमें बहुत थप्पड़ी आते, बोले क्या उतनी देर से घंटा भर लगाया? बोले ऐसे पढ़ाओ, मेरिस्टम से परमानेंट डिफरेंशिएशन, परमानेंट से मेरिस्टम और फिर से रीडिफरेंशिएशन। री मतलब दोबारा नहीं आया, बोलो डिफरेंशिएशन। पर मुझे मालूम है तुम जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि जिस दिन मैं पूछूंगा कि सेकेंडरी ग्रोथ इज एग्जांपल ऑफ डिफरेंशिएशन की रीडिफरेंशिएशन, प्राइमरी ग्रोथ इज एग्जांपल ऑफ, तो अगर डिफरेंशिएशन पहली बार हुआ तो डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन सेकेंडरी ग्रोथ से हुआ रीडिफरेंशिएशन, और परमानेंट टिश्यू अगर बेटा मेरिस्मेटिक्स, तो क्या बोला? डी डिफरेंशिएशन। तो कॉर्क कैम्बियम किससे बने? डी डिफरेंशिएशन से। टाइम बड़ी जल्दी भाग रहा। कॉर्क कैम्बियम किससे बने? डी डिफरेंशिएशन। पक्का? थैंक यू वेरी मच। हटा दें? तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है तो आपको मालूम होनी चाहिए। यस, और दैट्स वाई बुक कहती है कि जैसे ग्रोथ ओपन था, क्या था? ओपन ग्रोथ का मतलब समझ रहे? जो ग्रोथ कभी रुके, वो हमेशा चलती रहे, वैसे डिफरेंशिएशन भी ओपन है। कैसे? आपने प्राइमरी मेरिस्टम से क्या बनाया, और ये परमानेंट होकर कभी डिवाइड नहीं करेंगे। कर सकते हैं, ये दगा दे जाएंगे जब क्या कर दें? डी डिफरेंशिएशन और फिर से रीडिफरेंशिएशन। तो प्लांट के केस में even differentiation and de-differentiation is open. कैसे हैं? ये कभी बंद, और इसी वजह से टिश्यू कल्चर कर पाते हो। क्या कर पाते हो? टिश्यू कल्चर। ये तो सुना सुना लग रहा। कुछ याद आया? स्ट्रेटेजीज में पढ़ाया था, एक एक्सप्लांट लिया था और न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला था, सेल डिवाइड की थी, कैलस बना था, कैलस में रूट स्टेम लीफ नहीं बनी थी, फिर उसमें
ऑक्सिन डाला था, साइटोकाइनिन डाला था, नीचे रूट, ऊपर स्टेम और लीफ। याद आया? दैट वाज नोन एज मॉर्फोजेनेसिस। क्या नाम है? कौन पढ़े सर, इतना टाइम थोड़ी ना, पढ़ना ही पड़ेगा। यस सर, क्या कर रहे हो? तो बताओ कितनी अवस्थाएं हो गई डिफरेंशिएशन की? 3। पहला, दूसरा, तीसरा रीडिफरेंशिएशन। और तीनों अगर बिना देखे बता गए तो काम बन जाएगा पूरी डेफिनेशन। पहले डिफरेंशिएशन, एनी मॉडिफिकेशन इन सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूली फॉर्म्ड सेल फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम which make them permanent and specialized for particular function. That is conversion of permanent tissue in secondary meristem. It is not any modification in cell wall and cytoplasm of newly formed cell derived from secondary meristem that make them permanent and specialized for particular function is known as. All the secondary growth are the example of D ki re, and all the secondary cambium example of, all the primary growth is example of. हाँ, तो हमने ग्रोथ पढ़ ली, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट। हाँ, अरे चुप रहो, मैं यही काम करने के लिए बीमारी से आया हूं कि तुम्हारा कोर्स पूरा हो जाए, और वो तो मैं करवा के ही जाऊंगा। डेवलपमेंट बताओ, डेवलपमेंट में कितने कैरेक्टर्स? एक कौन? ग्रोथ। दूसरा कौन? डिफरेंस। तो जहां जहां ग्रोथ और डिफरेंशिएशन मिल जाए, वहां वहां दोनों चीजें मिलकर क्या कर देंगे? तो बोले सर ग्रोथ कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, डेवलपमेंट हो जाएगा। काय बेटिया, एक दो जवाइयां कहाँ जा रहे? पढ़ाई करो। तो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन अगर साथ साथ हो जाए तो क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा। बोलते हैं एक डेवलपमेंट का डायग्राम आपकी बुक में दिया है, पेज टर्न करोगे, हर बार मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, इस बार भी पढ़ाऊंगा। बोले एक मेरिस्टेमेटिक कोशिका थी भैया, लिख लो मेरिस्टेमेटिक कोशिका थी। बोले इस मेरिस्टेमेटिक सेल में जब तक प्लाज्मेटिक ग्रोथ होती रही, प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब है जब तक साइटोप्लाज्म डिवाइड होता रहा, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस होती रही, तब तक वो कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक बनी रही और मेरिस्टेमेटिक जोन में ही पड़ी रही। तो मेरिस्टेमेटिक सेल में प्लाज्मेटिक ग्रोथ होती रही और कॉन्टिन्यूअस मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होती रही। पक्का डायग्राम बना है? पेज नंबर बताओ कितना बेटा? हाँ? फिर बोले अचानक एक दिन मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ में प्लाज्मेटिक ग्रोथ करते करते कोशिका का मन आया कि मैं चलो डिफरेंशिएशन कर दूं। क्या कर दूं? तो उसने डिफरेंशिएशन करना चालू किया। अब कुछ लोग पूछेंगे व्हाट इज डिफरेंशिएशन, तो उनको पहले हमारी वाली डेफिनेशन छापना, एनी मॉडिफिकेशन इन सेल वॉल। जब वो ना माने तो उसे बोलना डिफरेंशिएशन का मायने दो पार्ट। कोशिका मेरिस्टेमेटिक फेज से जाए इलॉन्गेशन फेज में, किसमें जाए? और इलॉन्गेशन फेज से चली जाए मैच्योरेशन फेज। बोलो सर ने आपको पढ़ाया था 3 फेज होती है, कितनी फेज? 3। पहला मेरिस्टेमेटिक, इलॉन्गेशन, मैच्योरेशन। अगर कोई कोशिका इलॉन्गेशन फेज में चली गई है तो उसने मन बना लिया है किसका? अब वो लौटने वाली, यानी वो इलॉन्गेशन से कहां जाएगी? मैच्योरेशन। और मैच्योरेशन फेज में जाने के बाद वो मैच्योर सेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अब ये जो मैच्योर सेल होगी ये परमानेंट होगी। क्या होगी? आगे चल के इसकी जिंदगी में आना है सेनेसेंस। अब आपकी बुक में घुमाकर सेनेसेंस आया, वो घुमाकर नहीं है, जगह कम हो गई। सेनेसेंस घुमा के नहीं बेटा, जगह कम है, तो मेरा सेनेसेंस सीधे आया। तो अब सेनेसेंस के बाद ये कोशिका की क्या हो जाएगी? डेथ।
यानी एक दिन कोशिका की हो जाएगी डेथ। तो सर आपकी तो डेथ सीधी सीधी है और बुक में सर घुमा के मारा है। घुमा के क्यों मारा है? जगह कम थी। ऐसा नहीं कि सर हम भी घुमा के मारेंगे। तो हर एक कोशिका को 3 अवस्थाओं से गुजरना है। पहला बोलो मेरिस्टेमेटिक, इलॉन्गेशन, मैच्योरिटी, उसके बाद सीनेसेंस और तो बोले इस दौरान आपको कोशिकाओं में डिवीजन भी मिल रहा और डिफरेंशिएशन, और जहां पर भी डिवीजन हो रहा है वहां सेल ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ तो हो ही रही है और साथ में क्या लगा दिया? डिफरेंशिएशन। और ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों मिलाकर डेवलपमेंट। तो मैं बेसिकली ये पढ़ाता भी नहीं, पर मुझे मन है कि आप ये डायग्राम कभी कोई पूछ ले, जैसे कि आप लोग टेस्ट अलग अलग कोचिंगों के टेस्ट दे रहे हैं तो वो लोग एनसीईआरटी के एक लाइन से क्वेश्चन बना रहे हैं, तो किसी दिन ये डायग्राम आ जाए और यहाँ लिख दें व्हाट इज दिस, ए लिख दें, यहाँ पर क्या है, तुम्हारा दिमाग खराब। इट इज प्लाज्मेटिक ग्रोथ। व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, चौथा डरना नहीं। एक सेल जब तक अपना साइटोप्लाज्म घटाती बढ़ाती रहेगी n/c रेशियो के साथ खेलेगी। किसके साथ? व्हाट इज n/c? न्यूक्लियस सेल्स। तब तक कैसी ग्रोथ? प्लाज्मेटिक ग्रोथ। फिर से बोलो। और तब तक वो किस फेज में रहेगी? मेरिस्टेमेटिक। एक दिन उसका मन आया कि बहुत हुआ मेरिस्टेमेटिक, अब क्या करेंगे? तो वो 2 काम करेगी। पहला एलॉन्गेशन, उसके बाद वो क्या हो जाएगी? मैच्योर। मैच्योर मतलब 5, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम मतलब 4, फ्लोएम मतलब 4, 4 4 8 3 11। 11 तरीके से मैच्योर हो सकती है। 4 जाइलम, 4 फ्लोएम, 3 सिंपल, पक्का। और फिर मैच्योर हो करके क्या हो सकती है? 7। पर भाइयों बहनों इसमें 3 लाइनें जोड़नी है। ये बुक ने नहीं जोड़ी, पर तुम जोड़ दो क्योंकि पढ़ाई है। अगर ये पहली बार हो रहा है तो नो डाउट सर इट इज डिफरेंशिएशन। फिर से बोलो। कभी कभी वापस लौटता है, भूल गए, फिर से बोलो। और फिर वापस लौटता है, नहीं आया तो बताओ। ये वाला, ये वाला और ये वाला, क्या ये कभी बंद होगा? नहीं, चलता रहेगा। यस। तो डरने की जरूरत ही नहीं। पहली बार हो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन वाली चीज फिर से मेरिस्टेमेटिक की तरफ लौटे, डी डिफरेंशिएशन, और वापस रीडिफरेंशिएशन। तो ये रही डेवलपमेंट की कुछ कहानी। डेवलपमेंट में छोटा सा टॉपिक है एंड दैट इज नोन एज प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। हटा दें इसे, इसमें क्या दिक्कत है? द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिसिटी। तो कल जुम्मा है इसलिए मैं 5 मिनट ज्यादा ले रहा हूं आज। ले ले भैया भाई, कल तुम 5 मिनट पहले बोलो तो आज हम तुम्हारे 5 मिनट ज्यादा। वैसे भी मैं ज्यादा पढ़ाने में विश्वास नहीं करता और ना कम पढ़ाने में विश्वास करता हूँ। सही टाइम पे आओ, सही टाइम पे। अच्छा मैं ज्यादा क्यों पढ़ा रहा हूँ? कल तुम 5 मिनट पहले सर जुम्मा है, जाना है, ये थोड़ी ना। प्लास्टिसिटी, व्हाट इज प्लास्टिसिटी? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डेवलपमेंट, a special type of growth or development of development। डेफिनेशन लिखेंगे तो आप थोड़ी देर चकरा जाएंगे, इसलिए पहले हम चकराते हैं आपको, फिर उसके बाद उसकी बात बताएंगे। प्लांट फॉलोज डिफरेंट पाथवेज to form different structure in different phase of life or in different environment। कसम से कह रहे हैं इसमें डिफरेंट के अलावा कुछ समझ नहीं आया। इतने सारे डिफरेंट है। प्लांट फॉलोज डिफरेंट टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर इन डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ इन डिफरेंट एनवायरनमेंट।
4 बार डिफरेंट आया, पता नहीं चल पा रहा कि अनुप्रास अलंकार है कि यमक अलंकार। अनुप्रास नहीं है क्या? हर डिफरेंट का मतलब अलग है। तो एक शब्द पुनि पुनि फिर है और अर्थ और ही और, ये है यमक अलंकार। समझे? अब सुनो, कनक कनक नहीं, अरे इधर देखो, कनक कनक के काका। इसका बेस्ट एग्जांपल है हेट्रोफिली। तो व्हाट इज हेट्रोफिली? हेट्रोफिली का मतलब होता है डिफरेंट, फिली मतलब लीफ, डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ इन सेम प्लांट। अरे यार, डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ इन सेम प्लांट। एक ही प्लांट में अलग अलग प्रकार की पत्तियों का होना, इट इज नोन एज हेट्रोफिली। अब सुनो, बोलते हैं अगर बाजार में तुम अभी अभी धनिया खरीदने जाओ तो चौड़े पत्ती वाली धनिया मिलेगी। तो बाजार में खरीदने के बजाय तुम खेत में जाओ। जब तुम अभी धनिया के पौधे उगाओगे, शुरुआत में जो पौधे जो होंगे जुवेनाइल फेज के, किस फेज के? वैसे इसे वेजिटेटिव फेज बोलनी चाहिए। कौन सी फेज? बताओ, किसी की जिंदगी में कितनी अवस्थाएं? 3, बचपन, जवानी। तो धनिया अपने बचपन में चौड़े पत्ते की थी। कौन धनिया? धनिया, दैट इज कोरिएंडर। बिल्कुल आराम से सुनो और जवाब दो। तो कोरिएंडर हैविंग द लार्ज लीफ इन देयर वेजिटेटिव फेज एंड द सेम कोरिएंडर, अगर वो पौधा लगा रहे खेत में तो यही पत्तियां, द सेम लीफ, दे बिकम हेयरी। इसीलिए दो अलग अलग समय में जब तुम धनिया खरीदने जाते हो तो एक समय पर चौड़ी पत्ते की धनिया मिलती है और एक प्रकार पर हेयरी धनिया मिलती है। कारण क्या है? क्या वो वैरायटी अलग है? नहीं, वो अपनी फेज में आ गए। वो वेजिटेटिव से किस फेज में पहुंच गई है? रिप्रोडक्टिव। धनिया अपनी रिप्रोडक्टिव फेज में अपनी पत्तियों को कैसा कर देती है? हाँ, तो बताओ, पत्ती एक है कि दो है? दो है, दो प्रकार की, कभी चौड़ी कभी हेयरी, पर एक ही समय पर कि अलग अलग? तो बताओ, इस प्लांट ने इन दोनों पत्तियों को बनाने के लिए सेम पाथवे फॉलो किया कि डिफरेंट? सुन लो भाई, फिर जाओ। इस कोरिएंडर नाम के प्लांट ने डिफरेंट पाथवे यूज किए होंगे इन दोनों पत्तियों को बनाने के लिए, टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ। डिफरेंट, ये मत पढ़ो आप, ये नीचे वाली लाइन मत पढ़ो, अब पढ़ो। प्लांट फॉलो, प्लांट की जगह कोरिएंडर बोलो, बोलो कोरिएंडर प्लांट फॉलोज, कोरिएंडर प्लांट फॉलोज डिफरेंट पाथवे टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर इन डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ। कितनी फेज? 2। एक कौन? वेजिटेटिव, दूसरा रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव में दोनों में स्ट्रक्चर एक जैसे क्या है? किसमें चौड़े? हाँ, किसमें हेयरी? तो तुमने फेज ऑफ लाइफ अलग की तो स्ट्रक्चर अलग हैं। इसका मतलब इनको दोनों को बनाने के लिए पाथवे एक की अलग अलग। ऐसा काम कोरिएंडर के साथ कर सकते हो, लार्कस्पर के साथ कर सकते हो और कॉटन के साथ कर सकते हो। कॉटन की भी पत्तियां 2 प्रकार की हैं, लार्कस्पर की भी है, कोरिएंडर की भी 2 प्रकार की। इवन गाजर की भी पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, शुरुआत में चौड़ी, बाद में हेयर। ठीक, फिलहाल तो एनसीईआरटी में दिए गए कोरिएंडर, लार्कस्पर, कॉटन। बताओ, इनकी 2 पत्तियां अलग अलग हैं पर अलग अलग एनवायरनमेंट में कि अलग अलग फेज। अब एक पौधा लो, रेननकुलस। अब ये कौन सा पौधा है? इसी को बटर कप बोलते हैं, बटर कप। इसकी लीफ कुछ ऐसी होती है, बटर कप जैसी। अब होगा क्या कि इसका पौधे का कुछ पार्ट पानी के अंदर और कुछ पानी के ऊपर, इट इज इनसाइड द वाटर। तो वाटर के अंदर जो पत्तियां वो हेयरी हैं
हेयर लीफ, और वाटर के ऊपर जो पत्तियां हैं वो चौड़ी है, बटर कप लाइक है, ब्रॉड लीफ। अब एक ही पौधे में एक ही समय पर, ऐसा नहीं कि ये बचपन में और ये रिप्रोडक्टिव में नहीं, एक ही समय पर दो प्रकार की पत्तियां हैं, पर दोनों पत्तियों में फेज का डिफरेंट है कि इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट। अब ये वाला मत पढ़ना, अब पढ़ो बटर का, फिर से बोलो, बटर का प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। तो ये वाली बात किसके लिए थी? कॉटन के। और ये वाली बटर का। तो बताओ इसमें कितने प्रकार की पत्तियां? दो। इसमें भी कितनी? ये भी हेट्रोफिली, ये भी हेट्रोफिली। ये भी एक प्लांट में दो पत्तियां, ये भी एक प्लांट में दो, ये एक प्लांट में दो पत्तियां, एक ही समय की अलग अलग, ये एक ही समय लेकिन अलग अलग इन्वायरमेंट, यहाँ एक ही इन्वायरमेंट लेकिन अलग अलग समय। अब डेफिनेशन बोलो बिना देखे। प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ। और पक्का? सूर्य जवाब दो। अब अगर मैंने देखा, इधर देखो, अगर मैंने देखा कि मेरे पास एक पौधा था, इसका नाम है कुकुरबिट, कुकुरबिट्स, ठीक है। इसकी एग्जाइल में से एक बड निकली। क्या निकली? और दूसरा कुकुरबिट का प्लांट है, द सेम कुकुरबिट प्लांट में भी दूसरी एग्जाइल में से भी एक बड निकली, द सेम प्लांट। एक कुकुरबिट प्लांट ने यहां पर एक ब्रांच निकाल दी। क्या निकाल दी? ब्रांच। और एक ने निकाल दी टेंड्रिल। क्या निकाल दी? द प्लांट इज स्ट्रक्चर इज सेम, लेकिन इनका फॉर्मेशन अलग। एक ने क्या बनाया? ब्रांच। एक ने बनाया टेंड्रिल। क्या आपको याद है? एक्सिलरी, बड, टेंड्रिल। कौन कौन था? कुकुरबिट। याद है? अच्छा, एक बार और सुनो। एक ही पौधा है, एक ही पौधा, द सेम प्लांट, नाम है सिट्रस। क्या नाम है? यहां पर भी एक्साइल बर्ड, यहां पर भी इस एक्साइल बर्ड ने लीफ बनाई। क्या बनाई? लीफ या फिर ब्रांच। क्या बना दी? और इसने बना दिया थॉर्न। बर्ड है एक्साइल, बर्ड है पर स्ट्रक्चर सेम के अलावा इट इज प्लास्टिक। जब कोई एक ओरिजिन का स्ट्रक्चर एक फॉर्म में बने कि अलग अलग, अलग अलग, और उसको बनाने के लिए एक पाथवे की अलग अलग, अलग अलग, मे बी इन डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ, डिफरेंट इन्वायरमेंट। यहां पर इन्वायरमेंट का ये असर हुआ कि एक कांटा बन गया, वहां पर इन्वायरमेंट का ये असर हुआ कि वो लीफ है। तो अब बताओ, इस पूरी डेफिनेशन को बता पाओगे? व्हाट इज प्लास्टिसिटी? Plant follows different pathway to form different structure, different phase of life or in different environment. Different phase of life के कितने एग्जाम्पल? 3, 2, कोरिएंडर, लार्कस्पर, और ये क्या शो करते हैं? हेट्रोफिली। हेट्रो मतलब सेम की डिफरेंट? डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ। यस और नो? अब नाउ रेननकुलस, क्या यहां पर भी हेट्रोफिली है? लेकिन कहां? पक्का? देखो बेटा, आज तो मेरे को लग रहा है तबीयत ठीक नहीं, कल मैं फिर ट्राई करूंगा, ठीक रहा तो कल शाम की क्लास लूंगा। फिलहाल आज की शाम की क्लास नहीं। ओ भाग रहा, तो बैठो, चलो आधा घंटा और लो। ऐसा कहां जाना है तुमको? मुठला इधर सारे के सारे पॉइंट पर बोलो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की हेडिंग्स बोलो। होमवर्क दिया था, करके आए हो? किए हो तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की सारी हेडिंग्स। नाम बताओ अपना। हाँ, प्रिंस कुमार। और ऐसे भाग रहे जैसे कि एकदम जेल से छूटे। कितने बजे से? 2 बजे। किसकी? अच्छा जाओ।
जाओ, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। आज शाम को नहीं है, मैं भी कल हो सकती है। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।